सो वी स्टार्ट विथ चैप्टर 12 एंड जिसमें पहला टॉपिक है स्विच असेंबली। टर्नआउट में 3 असेंबलीज होती हैं, स्विच असेंबली, उसके बाद बीच वाला पार्ट और उसके लास्ट वाला पार्ट। स्विच असेंबली में क्या क्या चीजें होती हैं, पहले वो इसमें है कंपोनेंट्स ऑफ स्विच असेंबली, और हम आज यही पढ़ेंगे। और एक्चुअली स्विच असेंबली पढ़ते पढ़ते ही मुझे लगता है कि हमारा टाइम निकल जाएगा। लास्ट टाइम भी स्विच असेंबली ही पढ़ पाए थे हम लोग। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर द रीडर शुड बी एबल टू, इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद पाठक इसमें सक्षम होना चाहिए। नंबर 1, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ स्विच असेंबली एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच। क्या चीजें हैं? एक तो कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना और उसका फंक्शन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब स्विच असेंबली में एक एक जो नट है, बोल्ट है, रॉड है, एंगल है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। नाम नहीं पता होगा तो आपको अपनी बात समझाने में दिक्कत होगी। और वो लगा क्यों है वो आपको पता होना चाहिए, यानी क्या कंपोनेंट लगे हैं और क्या उसका फंक्शन है। इसी में फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि वो कंपोनेंट बनते कैसे हैं फैक्ट्री में। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एटीएस, एक्चुअल टो ऑफ स्विच, एंड JOH, जंक्शन ऑफ हेड इन द टर्न रेल प्रोफाइल। मतलब बेसिकली एक्चुअल टो ऑफ स्विच और जंक्शन ऑफ हेड टर्न रेल में 2 जगह पे आता है। डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड वर्टिकल मशीनिंग प्रोफाइल ऑफ अ टंग रेल। टंग रेल की मशीनिंग कैसे होती है, मतलब टंग रेल को बनाया कैसे जाता है। रेलवे में जितने भी एसेट्स लगे होते हैं, जैसे आपके स्विचेस हो गए या टर्नआउट्स ही हो गए, ज्यादातर जो है स्टैंडर्ड रेल प्रोफाइल से ही बनाए जाते हैं। स्टैंडर्ड रेल प्रोफाइल को ही मशीनिंग का मतलब कि उसको ग्राइंडिंग करना। ठीक है, मशीनिंग का यहाँ पे मतलब है कि जैसे आप किसी ग्राइंडर से ग्राइंड करते हो मेटल को, तो वो पतला हो जाता है वहां पे। तो यही इसका मोटा मोटा मतलब है। तो हालांकि वो उसमें हैंड ग्राइंडर नहीं यूज करते, उसमें मैकेनाइज वो चीजें होती हैं, क्योंकि प्रोफाइल जो बनाना है कई बार कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल बनानी पड़ती है, तो मशीन से होता है, CNC मशीन टाइप की चीजों से होता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल, जो हमारे पुराने ओवरराइडिंग स्विचेस थे, और 3PF स्विचेस थे। और हम उसमें ये एक्सप्लेन करेंगे कि 3PF स्विच का कॉन्सेप्ट आया क्यों हमें इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ा। नेक्स्ट, स्टेट द स्पेसिफिक टर्न रेल वियर एंड डैमेज क्राइटेरिया दैट रिक्वायर इमीडिएट रिप्लेसमेंट। ठीक है, हमें किन किन चीजों को ध्यान रखना है जो हमारा रूटीन इंस्पेक्शन है। और मेनली आपको तो आइडिया है कि हमें टंग रेल पे ही बहुत ध्यान देना पड़ता है। स्टॉक रेल तो मोर और लेस जैसे नॉर्मल रेल उसी तरीके से बिहेव करती है, टंग रेल पे ही सबसे अधिक लोड पड़ता है। डिस्क्राइब द करेक्ट थ्रो ऑफ स्विच, आपको पता होना चाहिए कि थ्रो ऑफ स्विच कितना होना चाहिए, कितनी रेंज में होना चाहिए। हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स, अगर आपने टर्नआउट को सेट किया है तो कितने स्लीपर्स तक वो सेट होना चाहिए, कितने स्लीपर तक वो हाउस होना चाहिए। स्ट्रेचर बार गैप, एंड नेक्स्ट लुब्रिकेशन एंड क्लीन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये तो खैर आप लोग डेली करते ही रहते हो रेगुलरली। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ स्विच असेंबली। स्विच असेंबली के घटक। टर्नआउट अलाउज अ ट्रेन टू मूव फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। जाहिर सी बात है, टर्नआउट हमें बनाना क्यों पड़ गया, ये आप बहुत कॉमन सी बात है, समझ सकते हो कि टर्नआउट हमें क्यों बनाना पड़ गया। टर्नआउट हमें इसलिए बनाना पड़ गया कि भाई हम सिर्फ एक ही लाइन पे तो चलेंगे नहीं, हमें मुड़ना पड़ेगा, तब तो हम कर्व बना देंगे। लेकिन अगर हमें 2 तरफ जाना है, एक में पूर्व जाना है, एक में उत्तर जाना है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे टर्नआउट बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो टर्नआउट का कैसे डेवलपमेंट हो अपने आप में एक हिस्ट्री है। तो प्रेजेंटली क्या स्टेट है उस पर हम बात करेंगे। तो टर्नआउट क्या कर रहा है, बेसिकली एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर आपको ले जा रहा है, मतलब ट्रेन को ले जा रहा है। स्विच असेंबली इज द मोस्ट सेफ्टी क्रिटिकल पार्ट ऑफ एनी टर्नआउट। आप ये एग्री करोगे कि टर्नआउट का जो ओवरऑल पार्ट है 70, 80, 90, 100 मीटर का, अलग अलग लेंथ के हिसाब से, उसमें सबसे अधिक सेफ्टी क्रिटिकल पार्ट हमारा क्या है? स्विच असेंबली है। ठीक है ना, स्विच असेंबली, because it is the mechanism that physically directs the wheel of the train onto either straight track, that is main line, or the diverging track, that is turnout route. स्विच असेंबली किसी भी टर्नआउट का सबसे सुरक्षित महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह वह तंत्र है जो भौतिक रूप से ट्रेन के पहियों को सीधे ट्रैक या विचलित ट्रैक पर निर्देशित करता है। A switch assembly consists of 6 major components. अब देखो यहां से अब जाके अब चैप्टर शुरू हो रहा है, आपका शुरू हो गया। मैं इसमें काम करता हूँ, जो पुरानी चीजें सब मिटा देता हूँ। ठीक है, अब आपका चैप्टर शुरू हो रहा है।
स्विच असेंबली में क्या है, 6 मेजर कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? स्टॉक रेल्स, 2 स्टॉक रेल हैं, एक लेफ्ट वाली है एक राइट वाली है। टंग रेल्स, ये भी 2 हैं, एक राइट वाली है एक लेफ्ट वाली है। स्लाइड चेयर्स, ये तो कई सारी हैं, हर स्लीपर के ऊपर 2-2 हैं। स्ट्रेचर बार्स, डिपेंडिंग अपॉन कि टर्नआउट आपका कौन सा है, स्ट्रेचर बार 2, 3, 4 की संख्या में हो सकते हैं। फिर हील ब्लॉक, हील ब्लॉक क्या है बेसिकली कि टर्नआउट, जैसे जैसे टर्नआउट में हम आगे बढ़ते हैं, स्विच से आगे बढ़ते हैं, तो टंग रेल और स्टॉक रेल में दूरी बढ़ती जाती है, ठीक है ना। टंग रेल और स्टॉक रेल में दूरी बढ़ती जाती है, तो फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे हम बीच में एक ब्लॉक लगाते हैं। टंग रेल और स्टॉक रेल के बीच में एक ब्लॉक लगाते हैं। उस ब्लॉक का ये पर्पज होता है कि वो उस दूरी को फिक्स कर देता है, क्योंकि हील ब्लॉक से पहले क्या है कि टंग रेल डायरेक्टली स्लीपर से फिक्स नहीं होती है, वो सिर्फ स्लाइड करने की पोजीशन में होती है। हील ब्लॉक पे हम टंग रेल को स्टॉक रेल से फिक्स कर देते हैं, और जो हमारी स्टॉक रेल है वो तो थ्रू आउट, शुरू से लेकर अंत तक स्लीपर से जुड़ी ही हुई है पैन और क्लिप के माध्यम से। तो वहां से शुरू होता है टंग रेल का ब्लॉकेज, टंग रेल का मूवमेंट ब्लॉकेज। एंड डिस्टेंस ब्लॉक्स, आगे जाके और भी ब्लॉक लगते हैं। पुल रॉड्स, पुल रॉड्स, पुल रॉड्स वो होती हैं जो पीएनसी की मशीन है उससे टंग रेल को कनेक्ट करती हैं, तो वो हमारी पुल रॉड्स हैं, जो कनेक्शन टू द पॉइंट मशीन, यहाँ पे लिखा है कनेक्शन टू द पॉइंट मशीन, ठीक है ना। तो कौन कौन से पार्ट हो गए, आप लोग याद करने का प्रयास करिए, सिर्फ पढ़ना नहीं, याद करते हुए चलते हैं। पहला स्टॉक रेल, दूसरा टंग रेल, तीसरा स्लाइड चेयर्स, चौथा स्ट्रेचर बार्स, पांचवा हील ब्लॉक एंड डिस्टेंस ब्लॉक, वो एक ही में काउंट कर लिया इसको, हील ब्लॉक एंड डिस्टेंस ब्लॉक, और छठा पुल रॉड्स। ये स्विच असेंबली आपकी फैक्ट्री से पूरी असेंबल हो करके इन वन पीस, एक ही पीस में आती है। स्विच असेंबली जब आप देखते हैं साइड पे तो कैसी रहती है, उसमें सब कुछ पहले से लगा रहता है। पुल रॉड भी उसमें, जरूरी नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे लगा रखा हो, बट पुल रॉड भी उसी का पार्ट है। फिर जब उसको इंस्टॉल किया जाता है तो पीएनसी मशीन कहां पे लगेगी, किस जगह पे लगेगी, टर्नआउट कहां पे हमें बनाना है, ये जब हम डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसको इंस्टॉल करते हैं। आगे बोल रहा है दीज कंपोनेंट्स मस्ट वर्क टुगेदर विद एग्जैक्ट प्रिसीजन फॉर, जाहिर सी बात है, बट वही है कि इसमें एग्जैक्ट प्रिसीजन की बात हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि सबसे सेंसिटिव लोकेशन हमारी यही है। एनी डिफिशियंसी इन एनी वन कंपोनेंट, आप देखिए वापस आइए, चार आपके 6 कंपोनेंट हैं, ठीक है ना। any deficiency in any one component can affect the safety of entire turnout। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जब आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो ये 6 के 6 जो कंपोनेंट है आपकी स्विच असेंबली के, बाकी क्रॉसिंग असेंबली की तो बाद में बात किया जाएगा, ये 6 के 6 जो आपके कंपोनेंट्स हैं इनमें कोई डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए। तो ये सबको आपको अलग अलग, जाहिर सी बात है एक ही साथ थोड़ी इंस्पेक्ट कर पाओगे, अलग अलग इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। टंग रेल भी 2 है तो 2 बार टंग, दो इंस्पेक्शन वहां हो गया, 2 स्टॉक रेल हो गया, ठीक। गैप्स आपको नापने होंगे, पोजीशन कैसी है, ऐसा तो नहीं कि जो ब्लॉक है वो डैमेज हो गया हो या डिस्टर्ब हो गया हो, वो सारी चीजें विजुअली कैसा है ये सब देखना पड़ेगा। अच्छा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है बात, फिगर, ये फिगर कहां से आएगा, ये जब मैं किताब लिख रहा था तो उसमें ये आएगा, इसमें प्लान व्यू ऑफ द कंप्लीट स्विच असेंबली फॉर 1 in 12 बीजी टर्नआउट लेबलिंग ऑल 6 मेजर कंपोनेंट ग्रुप्स ऑफ एसआरजे टू हिल ब्लॉक, प्लेस होल्डर। इसको प्लेस होल्डर बोलते हैं। जब आप किताब लिखते हैं तो उसी वक्त तो फिगर नहीं डाल पाते हैं कई बार, तो आप प्लेस होल्डर लिख देते हैं कि आप कहां से उस फिगर को उठाओगे। तो ये आरडीएसओ ड्राइंग इंडियन रेलवे पीए मैनुअल 2024, यहां से हम उठाएंगे और ये वाला जो फिगर है इसको हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे बेसिकली, ताकि हमें पता चले कि जो स्विच असेंबली के 6 कंपोनेंट्स हमने ऊपर पढ़े हैं वो दिखने में कैसे हैं, दिखने में कहाँ कहाँ है। और इसमें भी हम ये कोशिश करेंगे कि प्लान व्यू की जरूरत है, प्लान व्यू के अलावा और कोई जरूरत तो नहीं है फिलहाल, हम इसको प्लान व्यू में देखेंगे। अब आते हैं इंडिविजुअल्स पे, स्टॉक रेल की बात करते हैं। स्टॉक रेल में कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल रेल है, बट फिर भी देखो इसमें कितना पढ़ाया है, जो ठीक है। Stock rail. The stock rail is the fixed tyrant rail of the switch assembly against which the tongue rail bears when the switch is set in a given position। फिर से पढ़ेंगे, स्टॉक रेल आपकी फिक्स है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, पेरेंट रेल है, पेरेंट रेल स्विच तक पहुंचे थे, जो पेरेंट रेल है वही हमारी क्या बन जाती है, और
अब द टंग रेल्स, बियर्स मतलब वहां पे उसका फोर्स लग रहा है, दब रहा है उस पे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ये तो आपको पता ही है कि सेट करने के लिए हमारी टंग रेल जो है वो पुश की जाती है, PUSH। टंग रेल को हमें स्टॉक रेल के ऊपर धक्का देना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, और उसी पुशिंग में ही सारा गेम इन्वॉल्व है कि कितनी पुशिंग होनी चाहिए और पुशिंग का रिजल्टेंट एक्शन क्या हमें मिलना चाहिए। दो स्टॉक रेल है, राइट रेल लेफ्ट लेता है, बाद में हमारा राइट स्टॉक रेल, एक नॉन सेट की बात करें तो आगे स्टॉक लेगा, और जो लेफ्ट वाला स्टॉक रेल है वो आपका runs continuously from the stop joint and approach end through the complete switch assembly to the lead portion of the turnout। देखो थोड़ा इंग्लिश लंबी चौड़ी जो है ना, ये चीज ये किया कि एक जगह पे सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखा जाएगा। कहने को या करने को या बनाने को मैं ऐसा बना सकता था कि ये सारा जो इंग्लिश वाला टेक्स्ट है वो एक साथ रहे, ठीक है ना। ये सारा इंग्लिश का टेक्स्ट कितना हो गया, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये एक सेंटेंस रहता है, सेंटेंस की बात की जाए, लाइन नहीं। एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस, चौथा सेंटेंस, पांचवा सेंटेंस, छठा सेंटेंस। अब ये 6 के 6 सेंटेंस को मैं एक ही साथ पहले इंग्लिश में लिख दूं, फिर उन्हीं के 6 के 6 का ट्रांसलेशन में एक ही साथ हिंदी में लिख दूं। आप समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल मजा नहीं आएगा, समझने में तकलीफ होगी। इसलिए इसको लिखते समय ये डिसाइड किया मैंने कि इसमें एक एक सेंटेंस को अलग अलग लिखा जाएगा। अच्छा, तो हम किस पॉइंट पे थे? द स्टॉक रेल रन्स कंटिन्यूअसली फ्रॉम द स्टॉक रेल जॉइंट। स्टॉक रेल जॉइंट क्या हुआ? जो आपकी स्विच असेंबली फैक्ट्री से, वर्कशॉप से बन के आती है, तो आप उसको मेन लाइन की जो रनिंग ट्रैक है, लेफ्ट और राइट रेल, उससे जोड़ते हो। कैसे जोड़ते हो? जाहिर सी बात है, वेल्डिंग करके जोड़ते हो। इसी में एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि कुछ डिविजन्स में, कुछ सेक्शंस में PWI जानबूझ करके वहां पे स्टॉक रेल ज्वाइंट जो बनाना है उनको, वो वेल्डिंग करने की बजाय वो क्या करते हैं, वहां पे इंसुलेटेड ग्रूव ज्वाइंट डाल देते हैं, ICJ डाल देते हैं। और ये गलत नहीं है, क्योंकि ICJ की जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है और जो सेफ्टी है वो AT वेल्डिंग से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें दो प्लेट दोनों तरफ लगी होती है 40-40 mm थिकनेस की, और 3-3 बोल्ट की, टोटल 6 बोल्ट से वो बधा होता है। और हमें इंसुलेशन से मतलब है नहीं। इनफैक्ट जब वो ऐसा करते हैं, अगर उन्होंने IGJ लगा दिया वहां पे, तो वो बॉन्ड वायर से उसको कनेक्ट भी करते हैं। यानी अगर मैं नाम कहां पे इसको लिया, अगर ये मेरी रेल है और यहाँ पे मैंने स्टॉक रेल ज्वाइंट बनाया है, और वेल्डिंग को यूज करने की बजाय मैंने इंसुलेटेड ग्रूव ज्वाइंट लगाया है, जाहिर सी बात है दोनों तरफ मेरी प्लेट है, बोल्ट है, सब कुछ है। बट एक टिपिकल जो ग्रूव ज्वाइंट होता है वो ट्रैक सर्किट को ब्लॉक करता है, वहां पे हमारा वोल्टेज एक दूसरे से डिस्कनेक्ट होता है, ठीक है ना, एक डिस्कनेक्शन होता है वहां पे। बट चूंकि क्या है कि ये ट्रैक सर्किट का पार्ट तो है नहीं, हमारा कोई मकसद यहाँ पे ट्रैक सर्किट बनाना तो है नहीं। जो ट्रैक सर्किट बनेगी वो कहीं पीछे जाके बनेगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि इसके बाद बॉन्ड वायर से, अलग अलग नाम है अलग अलग जगहों पे, बेसिकली रेल वेब में छोटा सा होल करके ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। वो प्लेट टाइप का भी हो सकता है, वो वायर टाइप का भी हो सकता है, अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से, अलग अलग प्रैक्टिसेस के हिसाब से, ताकि आपकी इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है। और ये प्रैक्टिस गलत प्रैक्टिस नहीं है, इट इज एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। और उसकी वजह मैंने बता दी कि ग्रूव ज्वाइंट जब फेल होता है तो इंसुलेशन में मैक्सिमम टाइम तो इंसुलेशन में फेल होता है। आप लोगों ने में से कितने लोगों ने नोटिस किया होगा कि ग्रूव ज्वाइंट की प्लेट टूट गई? बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ऐसा होता है कि प्लेट टूट जाती है। मैक्सिमम केसेस में तो ये होता है कि इंसुलेशन खराब हो जाता है। अच्छा, हमें यहाँ पे इंसुलेशन से मतलब ही नहीं है, हमने तो जानबूझ करके दोनों तरफ जो है केबल कनेक्ट कर दिया है, वायर कनेक्ट कर दिया है, बॉन्ड वायर कनेक्ट कर दिया है। इंसुलेशन रहे चाहे ना रहे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और ये है बहुत स्ट्रांग। तो आई एम एडवाइजिंग यू ऑल कि आप ऐसा कर सकते हो। इट इज नॉट प्रोहिबिटेड एंड इट इज नॉट रॉन्ग एंड इट इज मोर सेफ ऑल्सो। देयर इज नो इशू इन दैट। आप ऐसा करो तो आप घबराओ नहीं कि आप कोई गलत काम कर रहे हो। आप स्टॉक रेल ज्वाइंट पर AT वेल्डिंग की बजाय IGJ लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं।
कंटिन्यूसली रन फ्रॉम द स्ट्रोक एट द अप्रोच। स्ट्रोकलिज्म कहां पे होता है? अप्रोच के जस्ट पहले होता है, मतलब कि टंग रेल जहां पे मेरी स्टार्ट हो रही है, एक्चुअल टो ऑफ स्विच, उससे करीब 1.5-2 मीटर पहले होता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन। थ्रू द कंप्लीट स्विच असेंबली, जाहिर सी बात है स्विच असेंबली में भी आगे जाएगा वो स्टॉप रेल, टू द लीड पोर्शन ऑफ द टर्न आउट। देखिए अब बात आ गई ना पोर्शन की। अब लीड पोर्शन ऑफ द टर्न आउट एक्चुअली अलग पार्ट हो गया आपका, लीड पोर्शन ऑफ द टर्न आउट, यानी अभी हम क्या पढ़ रहे थे? अभी हम पढ़ रहे थे स्विच असेंबली। स्विच असेंबली के बाद क्या आएगा? लीड पोर्शन। ठीक है, आप इसको याद करिए, मैं लिखता हूं इसको। पहले आपका आएगा स्विच असेंबली, आएगा पहले 4-5 मीटर का, उसके बाद आपका आएगा लीड पोर्शन, उसके बाद आएगा लीड पोर्शन ऑफ द टर्न आउट। ठीक, नेक्स्ट, द स्टॉक रेल ऑफ अ स्टैंडर्ड 1 in 8.5 ब्रॉड गेज टर्न आउट विथ 60 kg रेल इज 4440 मिलीमीटर लॉन्ग। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, छोटी छोटी चीजें ही हमें याद होनी चाहिए, तो हम पढ़ते हुए भी चलेंगे और याद करते हुए भी चलेंगे। जल्दी पढ़ करके जो कुछ याद न रहे और समझ में न आए तो कोई मतलब नहीं है। हम कम पढ़े भले, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ लें, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले बात की हमने 1 in 8.5 टर्न आउट की, और उसमें अगर 60 kg की रेल है तो जो मेरा स्विच असेंबली है, ठीक है ना, ये वाला जो स्विच असेंबली है वो 4.44 मीटर्स लॉन्ग है, लंबा है। ठीक है, ये चीजें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हर बार आप रिफर नहीं कर पाओगे। और दूसरा फिर क्या बताया इसमें? दूसरा ये बताया कि अगर 1 in 12 है और वही सेम 60 kg है तो स्विच असेंबली की लंबाई 4 मीटर है। ठीक, और फिर आगे जाके बताया है कि अगर 1 in 16 है तो स्विच असेंबली की लंबाई 8700 मिलीमीटर है। तो अब इसको कैसे याद करोगे? इसको याद करने के लिए अपने माइंड में एक टेबल बनाओ। पहले तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना दे रहा हूं और आप ये करना कि माइंड में उसको जो है ना इमेजिन करो। क्या? 1 in 8.5, ठीक है, 4.44, सॉरी 4.440, फिर 1 in 12 6.400, और फिर 1 in 16 8.700। अब इसको याद कैसे करना है? इसको याद ऐसे करो, इसको याद करने का कुछ हम लोग ट्रिक बना लेते हैं। ट्रिक क्या बनाएंगे? 4 6 8, पहले तो याद कर लो 4 6 8। ठीक, पहला। बाकी बाद वाले का 0.44 0.4 0.7। ठीक है, याद करने के लिए बड़े ट्रिक्स यूज की जाते हैं, निमोनिक्स बोलते हैं उनको। आप इस पे सर्च कर सकते हो कि अगर किसी कोई लेटर आपको याद करना है, कोई सेंटेंस याद करना है तो कैसे याद किया जाए। एनी हाउ, ये आप इसको याद करेंगे। 1 in 8.5 मैं 2-3 बार दोहराऊंगा ताकि सुनते सुनते ही आपको याद हो जाए। 1 in 8.5 का जो स्विच असेंबली है उसकी लंबाई 4.44 मीटर होती है। 1 in 12 के स्विच असेंबली की लंबाई 6 मीटर होती है, और 1 in 16 टर्नआउट में स्विच असेंबली की लंबाई 8.70 मीटर होती है। 4.44 4 8.7। आप मेंटली रिपीट करो मेरे साथ या मेरे बाद। 4.44 6.4 8.7, 4.44 6.4 8.7। ठीक है ना, ये आप रिपीट करो, इसको याद कर लेना। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं जो ऐसे लिखा है। ठीक, ये आपकी स्विच असेंबली की लंबाई 60 kg के हिसाब से बताई गई है। द इनर फेस, that is gauge face side of the stock rail in which the switch zone is machined or ground straight to receive the flat machined face of the tongue rail। अब देखो कॉम्प्लेक्स हो गई सेंटेंस, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने का प्रयास करता हूँ। क्या हो रहा है कि जो हमको तो ये मालूम है कि जो मेरी टंग रेल है उसको मैं स्टॉक रेल के ऊपर पुश करूंगा, ठीक है, और टंग रेल का अगर आप साइड व्यू देखेंगे, साइड व्यू, और स्टॉक जो हमारी स्टैंडर्ड स्टॉक रेल थी वो किस टाइप की थी? पहले तो स्टैंडर्ड रेल थी, जो मेरा स्टैंडर्ड रेल सेक्शन होता है, ठीक है, ये हो गया। अब इस सेंटेंस में क्या कह रहा है? ये जो सेंटेंस है इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि इन फेस, यानी गेज साइड फेस, अंदर की तरफ का जो फेस है, चेहरा है उसका, यानी ये वाले फेस की बात कर रहा है। फिर ऑफ द स्टॉक रेल इन द स्विच जोन, इन द स्विच जोन,
यानी यही काम हम लीड पोर्शन में या क्रॉसिंग पोर्शन में नहीं करेंगे। ये जो हम काम करने जा रहे हैं, कौन सा काम? मशीनिंग का काम। इसमें लिखा है वर्ड मशीनिंग, ठीक है ना। आप इसको छोड़ो, इसकी जरूरत नहीं समझेंगे, बस आप मशीनिंग देखो। तो जो मशीनिंग हम कर रहे हैं वो स्टॉक रेल के इनर फेस पे कर रहे हैं, स्टॉक रेल के इनर फेस पे कर रहे हैं। और सिर्फ जो मेरी स्विच असेंबली है, जो कि कितनी लंबी है, 1 in 8.5 के लिए 4.44, 1 in 12 के लिए 4 और 1 in 16 के लिए 8.7। ठीक, ये पूरी, अगर 1 in 16 की बात करें तो संभव है कि पूरी की पूरी 8.7 मीटर में हम मशीनिंग यानी ग्राइंडिंग करेंगे। देखो ग्राइंडिंग क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि हमको यहाँ पे इसको हाउस करना है। क्या करना है? हाउस। हाउस मतलब क्या होता है? हाउस मतलब घर होता है। हाँ, तो एक तरीके से हाउसिंग का मतलब क्या हुआ कि टंग रेल जो है अपने घर आ गई, ठीक है ना। जो भी जिसने भी इसको नाम रखा हो, जो भी सोच समझ के रखा हो, तो हाउसिंग भी का मतलब है टंग रेल जो है स्टॉक रेल से जब चिपक जाती है तो उसको हाउसिंग बोलते हैं। यानी वो टंग, ठीक है, मतलब जो भी इसका नाम दे दिया है तो इसी को हाउसिंग बोलते हैं। तो अब जब ये यहाँ पे आएगी तो जाहिर सी बात है कि जो मेरी स्टैंडर्ड रेल प्रोफाइल है वो तो थोड़ी, वो तो रेल के हिसाब से बनी है। आई मीन उसका पर्पज तो नॉर्मल ट्रैक के लिए है। स्विच असेंबली रीजन में जब ये इससे टच में आएगा तो ऐसे टच में आएगा, तो यहाँ पे हमें इसकी भी थोड़ी सी ग्राइंडिंग करनी पड़ती है, ठीक है। और इसमें बहुत महीन फिर चीजें हो जाती हैं, क्योंकि शुरू शुरू में जहां पे टंग रेल शुरू हो रही है, एक्चुअल टू ऑफ स्विच है, वहां पे इनकी हाइट में थोड़ा अंतर होता है। इस स्टॉक रेल और टंग रेल की हाइट में थोड़ा सा अंतर होता है, और फिर धीरे धीरे जाकर के जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं लीड पोर्शन की तरफ, ये हाइट खत्म हो जाती है, ये दोनों बराबर लेवल पे आ जाते हैं। तो मशीनिंग का पर्पज ये है कि जहां जहां पे, अब लोकेशन टू लोकेशन वेरी करेगा, हमें ये करना है कि ये जो सरफेस है ये फ्लैट हो जाए। ये जो सरफेस है ये फ्लैट हो जाए। फ्लैट मतलब पूरा फ्लैट हो जाए जहां पे वो आने वाला है। तो उसको फ्लैट करने के लिए जितना मेरे को मशीनिंग करनी पड़ेगी उतना मैं मशीनिंग करके निकाल दूंगा, ठीक है। दैट्स इट, ये है इसका सेंटेंस का मतलब। और ये हम सिर्फ स्विच असेंबली रीजन में करते हैं। उसके आगे की जो हमारी लीड असेंबली है, लीड पोर्शन है, उसमें हमें ये ऐसा नहीं करना पड़ता है। आखिरी पॉइंट, द गेज फेस ऑफ द स्टॉक रेल मस्ट बी मेंटेन्ड विद इन द गेज टॉलरेंसेस स्पेसिफाइड इन पीवी मैनुअल टू इंश्योर करेक्ट रनिंग क्लियरेंस बिटवीन द व्हील फ्लैंज एंड ओपन टंग रेल। अब यहाँ पे पैरामीटर्स थोड़े से स्ट्रिंजेंट होते हैं। नॉर्मल से 3 mm कम होता है हमारा स्टैंडर्ड गेज प्रोफाइल स्विच असेंबली रीजन में। और यहाँ पे रिफरेंस तो दिया है, लेकिन इस बुक को अगर अच्छा बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें ये पूरा का पूरा जो पैरा है वो यहीं पे पेस्ट कर देना चाहिए, है कि नहीं। आप इस बात को एग्री करोगे कि ये पैरा को हमें यहाँ पेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि फिर हमें यूपीओ मैनुअल खोलना पड़ेगा, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर तो हमारा को एक ही जगह पे सब भी मिल जाना चाहिए, तो बुक में ये पेस्ट कर दिया जाएगा बाद में। इस प्रकार हमारा ये स्टॉक रेल का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो खत्म हुआ। अब हम आ गए टंग रेल पे। टंग रेल स्विच, दैट इज स्विच रेल, ठीक है। टंग रेल और स्विच रेल एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है द टंग रेल is the movable tapered rail that slides laterally against the stalk rail to direct wheel flanges onto the chosen route। ठीक, फिर से पढ़ेंगे। टंग रेल क्या है? मूवेबल है, लेकिन मूवेबल कहाँ है? सिर्फ आपके स्विच असेंबली रीजन में ही मूवेबल है वो, हर जगह टंग रेल मूवेबल नहीं है। और जहां पे आपका हील ब्लॉक आएगा वहीं तक है टंग रेल आपकी मूवेबल। अच्छा नेक्स्ट, टेपर्ड। टेपर्ड है, जाहिर सी बात है, शुरू में पतली है, बाद में मोटी हो गई है। और पतली मोटी तो एक बात है, किस शेप में है वो भी मैटर करता है। तो टेपर्ड है तो उसकी मशीनिंग करके उसको बनाया जाता है, वो अभी आगे आएगा। दैट स्लाइड्स, किसके ऊपर स्लाइड करता है? स्लाइडिंग चेयर के ऊपर ही रखा हुआ है। चेयर नाम दे दिया गया है उसको, वो चेयर नहीं है, वो एक फ्लैट सरफेस है बेसिकली, ठीक है ना। चेयर उसका आपने नाम दे दिया, बट वो है एक्चुअली एक फ्लैट सरफेस, जो कि आपके स्टैंडर्ड स्लीपर्स, अप्रोच के स्लीपर्स हैं, उनके ऊपर एक प्लेट है लंबी सी, वो लगाई जाती है। उसके कई फंक्शन है, 1 मिनट बात कर लेते हैं स्लाइडिंग चेयर के ऊपर भी।
स्लाइडिंग चेयर का फंक्शन तो एक तो ये है कि मेरी टंग रेल उसके ऊपर फिसलेगी, लेफ्ट टू राइट फिसलेगी। दूसरी बात, वो रिलेटिवली हार्ड मटेरियल की बनी होती है ताकि उसमें कभी ग्रूविंग ना हो, यानी वो घिसे नहीं कभी। तीसरी बात, ऊपर से वो एकदम स्मूथ होती है। किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं आपके जो पार्ट ऑफ थे उसमें स्लाइडिंग चेयर की। आप ऊपर जाओ, कितने कंपोनेंट्स थे आपके? 6 कंपोनेंट्स थे। तो मैं बात कर रहा हूं स्लाइडिंग चेयर की, स्लाइड चेयर। तो स्लाइड चेयर हार्ड मटेरियल का बना होगा, माइल्ड स्टील का नहीं बनाया जाता उसको। ऊपर की तरफ एकदम प्लेन होता है एकदम, ताकि उस पर ग्रीसिंग लगे तो एकदम फिसले। लेकिन नीचे की तरफ जो प्लेट होती है वो खुरबुदरी होती है, वो उबड़ खाबड़ होती है, वो अनइवन होती है, ताकि वो स्लीपर के ऊपर फंसी रहे। और जाहिर सी बात है, सिर्फ हम फ्रिक्शन पे तो रिलाई करेंगे नहीं, सिर्फ फ्रिक्शन पे तो भरोसा करेंगे नहीं कि मेरी जो स्लाइड चेयर है उसको मैंने स्लीपर के ऊपर रख दिया और वहीं बनी रहेगी। तो जाहिर सी बात है, हमें उसमें बोल्ट्स भी लगाने पड़ते हैं, ठीक है, इंसर्ट करके, दो एक तरफ दो दूसरी तरफ। स्लाइड्स मूवेबल है, टेपर्ड है, लेकिन मूवेबल कहाँ है? सिर्फ स्टॉक, सिर्फ जो है स्विच असेंबली में है। टेपर्ड भी सिर्फ स्विच असेंबली में ही है। स्लाइड भी सिर्फ स्विच असेंबली में ही कर रही है। लेटरली अगेंस्ट द स्टॉक रेल से वो चिपक रही है। तो डायरेक्ट व्हील फ्लैंजेस ऑन टू द चूजन रूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर आर ऑलवेज 2 टंग रेल्स इन अ स्विच असेंबली, द लेफ्ट हैंड टंग रेल एंड द राइट हैंड टंग रेल। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, व्हेन द स्विच इज सेट फॉर द मेन लाइन। देखिए, किताब में जब भी बात करेगा तो हम लोग एक स्टैंडर्ड सिनेरियो मान के चल रहे हैं कि मेरी मेन लाइन सीधी है और मेरी लूप लाइन लेफ्ट में है। ठीक है, ये हम स्टैंडर्ड प्रोफाइल मान के चल रहे हैं। उसी हिसाब से मैंने बताया, व्हेन द स्विच इज सेट फॉर द मेन लाइन, वन टंग रेल क्लोजेस टाइटली अगेंस्ट इट्स स्टॉक रेल व्हाइल द अदर टंग रेल ओपन्स। ये तो आपको पता ही है कि मेन लाइन पे सेट करना है तो वन ऑफ द टंग रेल विल बी सेट टू हाउसिंग, और लूप लाइन में सेट करना है तो दूसरी वाली जो टंग रेल है वो सेट टू हाउसिंग। ठीक है, वो फिगर से तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। एक बार फिगर देख ही लेते हैं, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ खास सोचने समझने की जरूरत नहीं है। जब मेरी लेफ्ट टंग रेल को मैं लेफ्ट स्टॉक रेल से चिपका रहा हूं यानी हाउसिंग कर रहा हूं, तो ये कहां जाएगी? ये मेन लाइन की तरफ जाएगी, सीधा निकल जाएगी, ट्रेन सीधा निकल जाएगी। यानी मैंने टर्नआउट को मेन लाइन के लिए सेट किया हुआ है। और इस परिस्थिति में जो मेरी राइट साइड की टंग रेल है वो ओपन कंडीशन में, और इसी का रिवर्स होगा जब हम लूप लाइन में सेट करेंगे। वापस आते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट, द टंग रेल इज machined from a standard rail section by a process that reduces the head thickness progressively from the junction of head down to 0 at the actual toe of switch। जैसा कि मैं बताया, जंक्शन ऑफ हेड तक आपका स्विच मूवेबल है, स्लाइडेबल है, और उसके नीचे आपको स्लाइड चेयर मिलेगी, और उसकी जो प्रोफाइल है वो टेपर्ड है। टेपर्ड यानी पहले पतली है और बाद में जाके धीरे धीरे अपनी नॉर्मल रेल सेक्शन में आ गई है। जाहिर सी बात है, ये चीजें वर्कशॉप में करी जाती हैं, वर्कशॉप में बनाया जाता है। नेक्स्ट, फॉर अ 60 kg broad gauge tongue rail, the full head width at JOH junction of head is 4 mm, which is the same as stock rail head width। इसके कहने का ये मतलब है कि जब जंक्शन ऑफ हेड पे आप पहुंचते हो तो टंग रेल का जो क्रॉस सेक्शन है वहां पे वो पेरेंट रेल के ही जैसा है। यहाँ पे 60 kg या 52 kg या 68 kg की नहीं है। हमको ये पता है, हमको ये समझना है रादर कि वहां पे हमारी टंग रेल स्टॉक रेल से मशीन रेलवे कंपोनेंट्स। ठीक है, जैसा शुरू में हाइट में भी अंतर होता है, स्टॉक रेल के लेवल के बराबर आ जाता है। कंट्रोल वर्कशॉप फैब्रिकेशन टू मीट प्रोफाइल टॉलरेंसेस का वर्ड क्या आ गया? प्रोफाइल टॉलरेंसेस। यहीं से आप मेजर करोगे कि कितना वियर एंड टियर हुआ है। ठीक है ना, कितना उसमें डैमेज हुआ है, आप प्रोफाइल टॉलरेंसेस से ही मेजर करोगे। और ये प्रोफाइल टॉलरेंसेस अलग अलग जगह के लिए अलग अलग होंगे। अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, स्लाइड चेयर्स। द स्लाइड चेयर इज द कंपोनेंट ऑन विच, पहले पूरा मैं मिटा देता हूं, द स्लाइड चेयर इज द कंपोनेंट ऑन विच द टंग रेल रेस्ट्स along with its slides
व्हेन द स्विच इज ऑपरेटेड, ये तो बता बात होगी पहले, स्लाइड चेयर के ऊपर वो स्लाइड करेगा, क्या स्लाइड करेगा, टंग रेल स्लाइड करेगा। each slide chair is mounted on a separate sleeper within the switch zone या स्विच असेंबली में ही, जैसा हमने बताया कि स्विच असेंबली में ही आपको स्लाइड चेयर मिलेगी, लीड असेंबली या क्रॉसिंग असेंबली में आपको स्लाइड चेयर नहीं मिलेगी, वहां जरूरत ही नहीं है। अ टर्नआउट टिपिकली हैज मल्टीपल स्लाइड चेयर्स बिटवीन एक्चुअल टू ऑफ स्विच एंड हील ऑफ द स्विच, और एक लेफ्ट साइड में होगा और दूसरा राइट साइड में होगा, और जाहिर सी बात है वो लंबी प्लेट होती है, उसी स्लाइड चेयर पे आपका स्टॉक रेल भी फिक्स है, ठीक है ना। तो उसकी अपनी एक स्टैंडर्ड सेपरेट डिजाइन होती है, और वो डिजाइन अलग अलग स्लीपर्स के लिए अलग होती है। आप समझेंगे इस बात को, स्लाइड चेयर अभी ऐसा नहीं है कि सबका डिजाइन सेम है। जो स्लाइड चेयर हमारी यहाँ पे है, और जो 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 यहाँ पे है, और बाकी फिर जो इधर इधर है, ये सब एक दूसरे से इनकी डिजाइन डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि वही जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, वैसे वैसे मेरी स्टॉक रेल, जो लेफ्ट वाली स्टॉक रेल है, वो धीरे धीरे बाहर जा रही है, ठीक है ना। तो जाहिर, और वो स्टॉक रेल को हमेशा हम फिक्स रखते हैं, तो जाहिर सी बात है जो पैनरोल क्लिप के लिए इंसर्ट्स हमने बनाए होंगे वो भी थोड़े थोड़े से शिफ्ट होंगे। फिर ये बात यहाँ वाले में, इधर वाले में सिमिलैरिटी रहेगी, हालांकि राइट साइड वाले में क्या है कि मेरी स्टॉक रेल जो है वो स्ट्रेट जा रही है, तो यहाँ वाले के केस में क्या होगा कि जो पैनरोल क्लिप्स हैं वो सेम जगह पे रहेंगे, ठीक है। ये सारा मेजरमेंट्स के हिसाब से और डायमेंशंस के हिसाब से फिक्स रहता है, और ये स्लाइड चेयर आपकी पहले से फिक्स रहती है एक्चुअली जब आपके पास लीड असेंबली साइड पे पहुंचती है तो, ठीक। नेक्स्ट, द ट्रेडिशनल स्लाइड चेयर इज अ कास्ट आयरन कंपोनेंट। ये मैं पहले बता दिया था कि हम स्लाइड चेयर को माइल्ड स्टील का नहीं बनाते। देखिए माइल्ड स्टील का क्या है कि माइल्ड स्टील की तो हमारी रेल भी नहीं होती फिलहाल। माइल्ड स्टील का क्या है कि अगर उस पर ज्यादा इंपैक्ट लगेगा, कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स लगेगा तो वो धंस जाएगी। क्यों? क्योंकि वो डक्टाइल है, उसमें डक्टिलिटी ज्यादा होती है, अंडर फोर्स वो डिफॉर्म हो जाती है। और कास्ट आयरन का क्या प्रॉपर्टी होता है कि अंडर फोर्स वो डिफॉर्म नहीं होता है, वो इनविटेबली टूटता है, सिर्फ डिफॉर्म नहीं होगा। इस पे भी 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं। कास्ट आयरन का ही बनाने की आवश्यकता क्यों है? ये तो टूट जाएगा। आदमी ये भी सोच सकता है यार कि आप कास्ट आयरन क्यों बना रहे हो, उस पर तो लोड पड़ेगा और टूट जाएगा। तो बात यह है, टूट जाए तो भले बेटर है, घिसेगा तो बेटर नहीं है, और घिसेगा तो मुझे पता चलेगा नहीं ऑन साइट। ये मतलब साइट पे जो हमारे बंदे काम कर रहे हैं उनकी सहूलियत के लिए है। इसको थोड़ा सा एक बार मैं डायग्राम से समझाता हूं। मैं एलिवेशन व्यू ले रहा हूं, ठीक है। एलिवेशन व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू क्या होता है मैं वो भी बता दूंगा अभी। पहले वो भी बता देता हूं कि ये सब चीजें आप लोग को नहीं पता होंगी। जैसा मैंने बताया कि पढ़ने का पर्पज सिलेबस कवर करना नहीं है, हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं बैठे हैं, हम सीखने बैठे हैं। तो एलिवेशन व्यू क्या होता है ये भी आइडिया नहीं होगा लोगों को। एलिवेशन व्यू, इसको समझने के लिए पहले आप ये देखो कि कोई बिल्डिंग है, मान लीजिए कॉलेज की बिल्डिंग है मान लीजिए। तो जनरली जो बिल्डिंग होती है उसका एक क्या होता है, इंट्रेंस होता है। क्या होता है? इंट्रेंस, यानी जहां से ENTRANCE, जहां से जनरली लोग अंदर घुसते हैं बिल्डिंग में। तो इंट्रेंस के सामने से अगर देखा जाए, इंट्रेंस के सामने से देखा जाए तो जो दिखेगा उसको बोलते हैं एलिवेशन व्यू। यानी मुझे अपने सामने एलिवेशन दिख रहा है, हाइट दिख रही है। क्या दिख रही है? बिल्डिंग की हाइट दिख रही है। कहां से दिख रही है? बिल्डिंग के सामने मैं खड़ा हूं। और अगर मैं घूमते घूमते इधर चला गया या इधर चला गया, और फिर जब मैं यहां से देखूंगा तो मुझे खिड़कियां दिखाई देंगी और तो बाकी दुनिया भर की चीजें दिखाई देंगी, लेकिन इंट्रेंस जो है मेरा साइड में हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं साइड व्यू, ठीक है ना। तो सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो एलिवेशन व्यू का मतलब इंट्रेंस जिस तरफ से है उसका व्यू, और साइड व्यू का मतलब कि साइड वाला व्यू। अब ट्रैक में एलिवेशन व्यू और साइड व्यू का क्या मतलब होता है? आई होप कुछ लोगों को पता भी होगा। वैसे ये ट्रैक में एलिवेशन व्यू का मतलब होता है कि आप सेस के बाहर, एम्बैंकमेंट के बाहर खड़े हो। ये आपका एम्बैंकमेंट है और इसके ऊपर आपकी रेल है। मान लीजिए आप बाहर खड़े हो, आप यहां पे खड़े हो और इधर से देख रहे हो, तो जो आपको दिखेगा इसको बोलेंगे एलिवेशन व्यू।
इसको बोलेंगे एलिवेशन व्यू। ठीक, और अगर आप एम्बैंकमेंट के बीच में खड़े हो और आपने एक सेक्शन बनाया, सेक्शन बनाते हैं हम लोग, सेक्शन मतलब कि हम इमेजिन करते हैं कि हमने एक कट मारा है, एक कटिंग करी है, ठीक है ना। साइड व्यू बनाने के लिए हमें एक इमेजिनेशन करनी पड़ती है कि मैंने जो क्या किया है कि ये पूरी जो मेरी प्रोफाइल है एम्बैंकमेंट की और रेल की, इसको मैंने ऐसे करके कट कर दिया है और फिर मैं इधर से देखूंगा, यानी पीछे से देखूंगा, तो जो मुझे दिखेगा उसको बोलेंगे हम साइड व्यू। पूरे रेलवेज में जहां जहां भी आप ये देखोगे एलिवेशन व्यू और साइड व्यू यही मतलब रहता है सारी ड्रॉइंग्स में। और जाहिर सी बात है टॉप व्यू और प्लान व्यू तो आप समझ ही रहे होंगे, ऊपर से जो देखा जाता है उसको टॉप व्यू बोलते हैं और उसी को प्लान व्यू बोलते हैं। प्लान और टॉप में क्या अंतर है? देखिए अंतर तो खैर कोई नहीं है, बट इन जनरल बिल्डिंग बिल्डिंग जब बनती है तो वहां पे उसको टॉप व्यू नहीं, उसको प्लान व्यू बोलते हैं। और अगर कोई टेक्निकल चीज है, टेक्निकल चीज मतलब कोई छोटा औजार है या कोई कोई टूल है या कोई पार्ट है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित या अदरवाइज, तो वहां पे प्लान व्यू नहीं लिखते हैं, वहां पे टॉप व्यू लिखते हैं। ये थोड़ी सी महीन सी बात हो गई कि प्लान व्यू और टॉप व्यू भी हर जगह एक ही जैसा नहीं लिखते हैं। वो हम क्या पढ़ रहे थे, कास्ट आयरन कंपोनेंट बनाया हुआ है, क्यों बनाया हुआ है, और उसी को मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि साइड एलिवेशन व्यू में हम एलिवेशन व्यू में देखते हैं अगर, ठीक है ना। अब एलिवेशन व्यू क्या आपको मालूम है ना, तो अब एलिवेशन व्यू में मुझे स्लीपर दिखेगा, ये बेलार्स दिखेगा, और इसी एलिवेशन व्यू में मुझे स्लीपर के ऊपर क्या दिखेगा, स्लाइड चेयर। थोड़ा मैं नॉट टू स्केल बना रहा हूं, ये क्या है, मेरी स्लाइड चेयर है, अलग अलग स्लीपर के ऊपर लगी हुई है और किसी एक की मैं बात कर रहा हूं। इसी स्लाइड चेयर के ऊपर मेरे को दिखेगा कि स्टॉक रेल को फिक्स किया गया है, ठीक है। मैं स्टॉक रेल बना रहा हूं फिर मैं मिटा दूंगा, ठीक है। स्टॉक रेल को भी फिक्स किया गया है बाय यूजिंग पेंडोल क्लिप्स, ठीक है। इसी पे हमें दिखेगा कि टंग रेल भी इसी के ऊपर रखी हुई है, फिक्स नहीं है, रखी हुई है, ठीक है। अब आती है कहानी कास्ट रेल वाली। टंग रेल क्या करेगी, टंग रेल के साथ क्या होगा, दो तीन चीजें होंगी। पहला, ट्रेन का लोड आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक। पॉइंट आपने एक बार सेट कर दिया तो उसके ऊपर वर्टिकल लोड आएगा, हाउसिंग के होने के बाद, यानी जहां हाउसिंग हुई है उसी पे आएगा। तो कंटिन्यूअस लोड की वजह से, क्योंकि यहां कोई रबर पैड तो यूज कर नहीं रहे, ये जो मेरी जगह है यहाँ पे वो घिस न जाए, इसलिए हम कास्ट आयरन यूज करते हैं। जैसे होता है प्राण जाए पर वचन न जाए, वो वाली कहानी है यहाँ। प्लेट टूट भले जाए लेकिन घिसे नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं कर पाएगा, उसको इतनी बारीकी है। और अगर किसी तो प्लेट हमारी घिस सकती है, और जब घिसेगी तो उससे क्या होगा, अगर प्लेट घिसेगी मेरी तो आएगा कि नहीं आएगा, ये टंगेल का लेवल मेरा थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और मेरी सारी जो प्रोफाइल है वो गड़बड़ हो जाएगी। स्विच असेंबली में ही तो मुझे ध्यान देना है कि एक एक चीज की जो हाइट है, थिकनेस है, दूरी है, वो बहुत ही सेम रहे, एकदम करेक्ट रहे। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि कास्ट आयरन का स्लाइड चेयर हम इसलिए बनाते हैं की जो हाइट है, जो धीरे धीरे बढ़ रही है, वो जहां जितनी रहे वहां उतनी रहे। और अगर कास्ट आयरन की प्लेट मेरी टूट भी जाती है, अब इससे भी बात कर लेते हैं। भाई हमने ये किया कि भाई घिसे नहीं, इसलिए हमने कास्ट किया, पता नहीं चलेगा घिसी है कि नहीं घिसी है। क्या होगा, तो टूट जाने पर भी स्लाइड तो स्लाइड होता है, या फिर स्लाइड नहीं कर पाया तो हाउसिंग हो नहीं पाए, हाउसिंग नहीं है। स्लाइड चेयर को कास्ट आयरन का बनाना क्या है, एक फेल सेफ मैकेनिज्म। द ट्रेडिशनल स्लाइड चेयर इज अ कास्ट आयरन कंपोनेंट विद फ्लैट अपर सरफेस। में पहले बता देता कि ऊपर का सरफेस फ्लैट होता है एंड हैवीली रिब्ड सरफेस, यानी असमतल खुरदुरा ऑन द अंडर नीचे की तरफ, जहां पे वो आरसी स्लीपर से टच में आएगा। स्पाइक होल्स फॉर फिक्सिंग द स्लीपर्स, स्पाइक्स हम लगाते हैं और उसके लिए स्पाइक होल हमारे स्लाइड चेयर में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर थिक वेब स्विच, फॉर थिक वेब टर्नआउट्स, कास्ट स्टील स्लाइड चेयर्स, आरएसओ ड्राइंग नंबर, आपके ड्राइंग नंबर दी हुई है, एंड आर नाउ मैंडेटरी प्रोवाइडेड टू रिप्लेस द ओल्डर कास्ट आयरन स्लाइड चेयर्स। बेसिकली आप मोटा मोटा ये समझो कि जब कन्वेंशनल स्विचेस को हटा करके हम थिक वेब स्विच डिजाइन कर रहे थे तो हमने कास्ट
स्टील की जो स्लाइड चेयर है उसको भी रीडिजाइन किया है। वो ड्राइंग ये है, और किताब में मैं इस ड्राइंग को भी डालूंगा, किताब में ये ड्राइंग भी रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि सारा स्टडी मटेरियल हमें एक ही जगह नहीं मिल पाता है, और हम जिंदगी भर जो है ड्राइंग नंबर ही कलेक्ट करते रह जाते हैं। नेक्स्ट, द अपर सर्फेस ऑफ द स्लाइड चेयर मस्ट बी केप्ट क्लीन। अब ये प्रैक्टिकल बातें आ गई। मेंटेनेंस के दौरान क्या ध्यान रखना होता है? मस्ट बी केप्ट क्लीन, स्मूथ, करेक्टली लुब्रिकेटेड एट ऑल टाइम्स। ठीक है, ये कौन करेगा? कीमैन करेगा, आपके स्टाफ करेंगे जो आप मेंटेनेंस में लगाओगे, और आपका एक शेड्यूल बना होना चाहिए कि कौन सा आपका जो स्विच असेंबली पोर्शन है वो लास्ट टाइम कब क्लीन किया गया था। सिर्फ ऑयलिंग करना जरूरी नहीं है, आपको उसको क्लीन करना भी जरूरी है, और क्लीन करने के लिए आपको स्टेशन मास्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अपनी टंग रेल को बार बार लेफ्ट राइट ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको टंग रेल के नीचे भी जो कुछ भी है उसको भी साफ करना है। एक्चुअली इसमें आपको अपने स्टाफ को थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा कि स्टेशन मास्टर से मदद मिल जाए टंग रेल को ऑपरेट करने के लिए, यथासंभव जहां तक पॉसिबल हो। नेक्स्ट, इफ द स्लाइड चेयर सरफेस इज डर्टी, वन बाय वन, डर्टी, rusted, inlubricated, the friction force increases, the friction force increases। तीन बातें कही है इसमें। डर्टी, बाई डर्टी आपको होनी है। रस्टेड, तो कास्ट आयरन क्या है? कास्ट आयरन में रस्ट नहीं लगेगा, तो एक वजह कास्ट आयरन को यूज करने की ये भी है। कास्ट आयरन में बहुत कम रस्ट लगता है, और बहुत रेयर परिस्थिति में बहुत लंबे समय तक रस्टिंग नहीं होती है। और बाद में आ रहा है लुब्रिकेशन की बात कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। अब देखो फ्रिक्शन ऐसी बात है, वो गलत है ना। फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा तो आपकी पॉइंटिंग मशीन की अपनी कैपेसिटी है ना खींचने की या धक्का देने की, ठीक है ना। मस्ट वर्क हार्डर, मशीन को ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। फिर आपका जो एसएनटी वाला बंदा है वो आपको बोलेगा कि यार आपका टंग रेल के नीचे का स्लाइड चेयर साफ नहीं है, ठीक है ना। इस तरह की बातें हो गई। मे फेल टू मूव टू द फुल्ली क्लोज पोजीशन, सबसे डेंजरस बात तो ये है। बाकी सब मिटा देता हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये चीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हो ये जाएगी, मे फेल टू मूव टू फुल्ली क्लोज्ड पोजीशन, फुल्ली क्लोज्ड पोजीशन, ये बात हो जाएगी। और डेंजरस कंडीशन तो है ही। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? अरे भाई, आपने पीएनसी मशीन की जो पावर है और जो पुल रॉड की जो डिस्टेंसेस हैं, जो लंबाई है, उसको इस हिसाब से सेट किया था कि टंग रेल के नीचे फ्रिक्शन बहुत कम है। फिर अगर फ्रिक्शन उसी वजह से ज्यादा हो जाता है, किसी पॉइंट को आपने कई लंबे समय तक मेंटेन नहीं किया, या मान लीजिए कि आंधी आई थी, बहुत जबरदस्त आंधी आई और बहुत सारा कूड़ा कचरा पत्थर गिट्टी सब मिट्टी सब उसमें मिल गई, ठीक है ना। 2-3 दफा ऐसी आंधियां आई और वो पूरा जो आपके टंग रेल का जो नीचे का प्रोफाइल है, जो चेयर है, एकदम धूल धूल हो गई, एकदम मिट्टी हो गई एकदम। और ये डेंजरस सिचुएशन है। अब इसमें डेंजरस में क्या क्या होगा इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं। साइड व्यू में जाते हैं। साइड व्यू जाने के लिए हम एक दूसरा वाला खोलते हैं डायग्राम, इसमें हम देखते हैं साइड व्यू में, यहां देख लेते हैं, ठीक है। साइड व्यू में होगा क्या कि कंप्लीट हाउसिंग हो सकता है ना हो, क्योंकि एक तो फ्रिक्शन फोर्स है नीचे, और दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ डस्ट पार्टिकल्स यहां पे आ जाएं। आपकी स्टॉक रेल और टंग रेल अगर ये है जहां मिलने वाली है, उसके बीच में भी तो धूल के पार्टिकल आ सकते हैं, छोटे मोटे पत्थर वत्थर आ सकते हैं, वो हाउसिंग ही नहीं होने देंगे। और हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है आज की डेट में कि हम रियल टाइम में ये डिटेक्ट करें कि पहली 4 रेलों के ऊपर परफेक्ट हाउसिंग हुई कि नहीं हुई, कितने प्रेशर से हुई है हाउसिंग। अभी तक हम इतना डीप नहीं गए हैं अपनी टेक्नोलॉजी में। ये हमने अपने कॉन्शियंस पे छोड़ रखा है कि हम उसको साफ करते रहेंगे, और ये अपने जजमेंट पे छोड़ रखा है, और ये इस बात पे छोड़ रखा है कि अगर हाउसिंग प्रॉपर नहीं होगी तो सिग्नल मेरा ग्रीन नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम अभी हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हमने अभी नहीं बनाई हुई है। मैं किसी फिगर से दिखाता हूं आपको, इससे दिखाता हूं। देखिए, हाउसिंग का मतलब क्या? आपने चिपका दिया, लेकिन चिपकाने का मतलब क्या? चिपकाने का मतलब ये भी है कि हर जगह अलग अलग प्रेशर लग रहा है। एक्चुअल टो ऑफ स्विच एटीएस पे जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, प्रेशर की बजाय आप प्रेशर कहिए चाहे फोर्स कह लीजिए, फोर्स, जो फोर्स लग रहा है किसके ऊपर? स्टॉक रेल के ऊपर। फिर ये स्लीपर नंबर 3 की बात है, फिर स्लीपर नंबर 4 पे भी लग रहा है,
स्लीपर नंबर 4 के ऊपर, और थ्रू आउट लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं कंटिन्यूस फोर्स लग रहा है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए हम थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ 4 पे भी फोर्स लग रहा है, मान लीजिए F2 है। 5 वाले ऊपर भी जो है टंग रेल स्टॉक रेल को दबा रही है, मान लीजिए ए फोर्स F3 है, और एक छठे वाले पे भी मान लीजिए फोर्स F4 है। जनरली 4 स्लीपर्स तक हाउसिंग होनी चाहिए, प्रॉपर मस्ट होनी ही चाहिए, ये माना जाता है। अब आपका ये जो F1, F2, F3, F4 ये वैल्यू कितनी है, क्या इसका हमको रिकॉर्ड रखते हैं, क्या इसके लिए कोई हमने सेंसर लगा रखा है? तो बात यह है कि नहीं लगा रखा है, और लगा तो क्योंकि टंग रेल यहाँ पे है, स्टॉक रेल यहाँ पे है, प्रेशर लगाना है, तो बीच में कोई धूल मिट्टी आ गया तो प्रेशर तो फिर भी मिल जाएगा। तो आपको फोर्स डिटेक्ट हो रहा है कि फोर्स लगा हुआ है, लेकिन गैपिंग, यहाँ पे गैपिंग क्रिएट हो गई है, गैपिंग दिख रही है मेरे को, ठीक है ना, गैप दिख रहा है। तो एक तो हम फोर्स कोई रियल टाइम में हमने कोई सेंसर नहीं लगा रखा है फोर्स नापने का या प्रेशर नापने का, और दूसरा सेंसर लगा भी देंगे तो भी जो समस्या, एक्चुअल समस्या है वो बनी रहेगी, ठीक है ना। तो ये हमारे एक सेंसिटिव चीज है एक्चुअली, क्या स्लाइड चेयर को साफ रखना और लुब्रिकेटेड रखना, ये बहुत सेंसिटिव चीज है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई फेल सेफ मैकेनिज्म नहीं है। आप लोगों ने तो अब तक कई बार सुना होगा ये बात कि हर टेक्नोलॉजी में हमने एक फेल सेफ मैकेनिज्म लगाया है, एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए। लेकिन अगर आपकी टंगरेल के नीचे की जो स्लाइड है वो प्रॉपरली लुब्रिकेटेड नहीं है और इस तरह की समस्याएं हैं, और आंधी तूफान आया था और आपने फिर ध्यान नहीं दिया कि मेरा ट्रैक कैसा है, स्पेशली मैं तो मतलब एक प्रैक्टिकल सा उदाहरण दे रहा हूँ, आंधी तूफान अगर आए तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि सबसे पहले ध्यान देना है कि यार मैं पहले अपनी स्विच असेंबली को तो देख लूं, स्विच असेंबली में तो कहीं कुछ नहीं परेशानी है, या भेज दूं देखने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो चीज फुल्ली क्लोज, देखिए एक्चुअली क्या है ना कि सिस्टम हमारा इतना फुल प्रूफ नहीं है कि फुल्ली क्लोज्ड है या फुल्ली क्लोज्ड नहीं है डिटरमाइन कर सके, इतना परफेक्ट वो सिस्टम नहीं है। इसीलिए हम लोग बार बार जाते हैं और चेक करते रहते हैं कितनी हाउसिंग आ रही है, कितनी हाउसिंग आ रही है, कितनी हाउसिंग आ रही है, बार बार इसलिए चेक करते रहते हैं, ठीक है। आई थिंक हाँ समबडी स्पीकिंग समथिंग, ओके। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेचर बार्स। इससे पहले एक बार फोटो देख लेते हैं, हमारे बगल वाली बुक में एक फोटो भी है, उसमें सारा छोटा छोटा नॉमेनक्लेचर कर रखा है, ये देखो। पहले इस फिगर को पढ़ लेते हैं, ये भी आपका स्विच असेंबली का ही पूरा बना हुआ है, और ये क्या है, टॉप व्यू है, ठीक है, या फिर प्लान व्यू। अब इसी ऊपर पढ़ते हैं, ABCD शुरू से पढ़ते हैं। अब इसमें ए क्या है, ए है लीडिंग स्ट्रेचर बार। ए कहां बनाया है, ए यहां बनाया है, ये कलर इसका नोटिस करिए, रेडिश कलर का है ये, और ये आप ध्यान दीजिए तो एक टंग रेल को दूसरी टंग रेल से कनेक्ट कर रहा है, ठीक। और इसी स्ट्रेचर बार में एक आइटम लगा हुआ है, बी नाम का आइटम, जिसको बोलते हैं ड्राइव लग और एल ब्रैकेट। ये एल ब्रैकेट हमारी जो पुल रॉड है, इसमें पुल रॉड लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं। ये जो रॉड है हमारी, एक ये वाली रॉड, एक ये वाली रॉड और एक ये वाली रॉड, ये सभी पुल रॉड है, यानी खींचने वाली रॉड, पुश रॉड भी बोल सकते हो इसको आप, क्योंकि एक तरफ खींच रही है एक तरफ धक्के दे रही है, तो इसको पुल रॉड बोलते हैं। ड्राइव लग नाम दिया है किसको, बी को, या फिर एल ब्रैकेट नाम दिया है। अब एल ब्रैकेट नाम तो इसलिए दे दिया है क्योंकि वो दिखने में एल जैसा है। टॉप व्यू में कैसा दिख रहा है मुझे, ये एल जैसा दिख रहा है, एल जैसा दिख रहा है, ठीक। ड्राइव लग नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये ड्राइव कर रहा है, क्या ड्राइव कर रहा है, स्ट्रेचर बार को ड्राइव कर रहा है, इसलिए इसका नाम ड्राइव लग दे दिया, ठीक। और नहीं, ठीक है, पुल रॉड ड्राइव लग, थोड़ी थोड़ी डिजाइन में अंतर हो सकते हैं, बेसिक फंडामेंटल यही है। हमारी पुल रॉड है, स्ट्रेचर बार है, एल ब्रैकेट यानी ड्राइव लग है, फिर एक और नाम दे दिया, डी और पी ब्रैकेट। डी और पी ब्रैकेट यहां पे बनाया है और यहां पे बनाया है। इसको आप ध्यान से देखें तो क्या कर रहा है, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब क्या, ब्रैकेट मतलब क्या, ब्रैकेट में कोई स्टील का कोई ऑब्जेक्ट है और वो ब्रैकेट के शेप का है इस टाइप से। अब लेकिन ये दिखने में पी जैसा है, दिखने में ये पी जैसा है, इसका मिरर इमेज आप बनाओगे, और ये वाला भी कैसा है, पी जैसा है, यू और यू, ये सेपरेट पीस है, फिर बाद में उसको जो है रॉड से जोड़ा गया है दो जगह पे, तो इसको डी और पी ब्रैकेट बोला जाता है। और डी और पी ब्रैकेट का क्या काम है, टंग रेल को जोड़ना, टंग रेल को जोड़ रहा है, यानी टंग रेल की दूरी को मेंटेन कर रहा है, एक फिक्स, उसको फिक्स रख रहा है।
लास्ट में आपका है इसी में एक्चुअल टो ऑफ स्विच, एक्चुअल टो ऑफ स्विच और थियोरेटिकल टो ऑफ स्विच। तो हमेशा हम साइट पे बात करते हैं थियोरेटिकल टो ऑफ स्विच की, सारी मेजरमेंट्स हम सॉरी एक्चुअल टो ऑफ स्विच से ही हम बात करते हैं। थियोरेटिकल टो ऑफ स्विच जो है सिर्फ एक आई मीन रिसर्च ओरिएंटेड वाली बात हो जाती है, वो आपको साइट पे नहीं दिखेगा। जब हम मशीनिंग करते हैं, जब डिजाइनिंग करते हैं, जब कर्वेचर बनाते हैं, उसको ऑटोकैड में प्लॉटिंग करते हैं, तो जो मेरा एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट मतलब क्या कि मतलब कि जो मेरी टंग रेल की जो थिकनेस है ना वो घटती जा रही है ना, एक्चुअली घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। तो आखिरी में अच्छा उसमें क्या है कि एक तरफ तो फ्लैट है, वो इधर तो फ्लैट है क्योंकि इसको हाउसिंग में जाना है, हाउसिंग होना है इसका किसके साथ, स्टॉक रेल के साथ। और दूसरी तरफ वो कर्वेचर में है, दूसरी तरफ क्या है, कर्वेचर में है, दूसरी तरफ कर्वेचर में। और कर्वेचर भी कोई सिंपल कर्वेचर नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स कर्वेचर है। हमें बस इतना पता है कि भाई ये दूरी जो है एक तरफ बढ़ रही है, एक तरफ घट रही है। ये जो डायग्राम में रेड कलर से दिखाया है और ये 27 मिलीमीटर है, ऑफ कोर्स लिखा है, ये क्यों लिखा है? तो एक्चुअली आप देखो डी लिखा है यहाँ पे, और ये एक्चुअल टो ऑफ स्विच है, जिसको हम बार बार क्या पढ़ेंगे, एटीएस 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 पढ़ेंगे। लेकिन हम ये नहीं पढ़ेंगे बार बार टीटीएस, थ्योरेटिकल टो ऑफ स्विच या मैथमेटिकल टो ऑफ स्विच, जहां पे वो थिकनेस जीरो हो जाएगी। प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। तो एक कुछ मिलीमीटर की थिकनेस पे जाकर के हम एंड कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, उसको ट्रिम कर देते हैं। वो दूरी है 27 mm। लास्ट में जो भी इक्वेशन बन रहा है मेरा प्रोफाइल का इक्वेशन, मतलब अंदर वाला तो स्ट्रेट है, सॉरी जो स्टॉक रेल की तरफ है वो तो स्ट्रेट है, और अंदर की तरफ जो कर्वेचर बन रहा है, तो जो लास्ट में कर्वेचर का इक्वेशन है, ठीक है ना, कर्वेचर का इक्वेशन होता है, उसके हिसाब से फिर उसकी प्रोजेक्शन होता है, एक्सट्रापोलेशन होता है सारी, ठीक है ना, आपको ये चीजें मालूम होंगी। किसी चीज को आपको एक्सट्रापोलेट करना है तो आप उसका जो शिखर एक्सटेंड कर दे तो मीट आउट करेगी, यहाँ पे थिकनेस जीरो हो जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे टोटल टो ऑफ स्विच, जिसकी हम बात नहीं करते हैं, सिर्फ ये मैथमेटिकल पैरामीटर है जहां पे माना जाता है कि टो की थिकनेस, स्विच की थिकनेस जीरो है। ठीक, ओके। तो ये 4 पॉइंट हमने पढ़ लिए, ए बी सी डी। ए है लीडिंग स्ट्रेचर बार, स्ट्रेचर बार आगे भी आएंगी। जो सबसे पहली स्ट्रेचर बार है जो कि डायरेक्टली ड्राइव प्लग के माध्यम से हमारी पॉइंट मशीन से कनेक्टेड है, ठीक है। लीडिंग स्ट्रेचर बार पॉइंट मशीन से किससे कनेक्ट की गई है, ड्राइव प्लग से या फिर एल ब्रैकेट से कनेक्ट की गई है। अब इसी में आप थोड़ा सा और डीप देखोगे तो आपने नोटिस किया होगा कि जो ड्राइव लग है या जो एल ब्रैकेट है वो जहां पे पुल रॉड से जुड़ा हुआ है, पुल रॉड क्या है, पुल रॉड हमारी ये वाली पुल रॉड है, ठीक है, ये पुल रॉड है। यहाँ पे कुछ कुछ रखा हुआ है इसी ट्यूब के अंदर, यानी छोटे छोटी ट्यूब्स को इंसर्ट करके या निकाल करके हम ड्राइव लग की पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू पुल रॉड लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। हम छोटे छोटे आप वॉशर समझ लीजिए, ठीक है ना, जैसे हम लोग नट बोल्ट में वॉशर लगाते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे वॉशर्स होते हैं, ये नॉन कंडक्टिंग इन नेचर होते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। तो हम किधर कितना वॉशर लगा रहे हैं, मतलब इस तरफ कितने वॉशर हैं, इस तरफ कितने वॉशर हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि ये जो मेरा ड्राइव लग है वो इधर है कि इधर है, और उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसको यूज किया जाता है, उसके बाद में आएंगे। क्योंकि देखो जैसे एज्यूम करो, आप एक बार छोटा सा एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं कि, और इसमें भी आपको बहुत चीज समझ में आएंगी। अगर मैंने ड्राइव लग को थोड़ा सा मैं एग्जैजरेट करके बनाऊंगा, अगर मैंने ड्राइव लग को यहां की बजाय थोड़ा सा आगे लगा दिया, यहां लगा दिया, ठीक, तो उस केस में क्या होगा कि जब मेरा पॉइंट मशीन, मैं बताऊंगा समझ में, ठीक, वरना इसको 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 छोड़ दीजिएगा। उस पोजीशन में क्या होगा कि पॉइंट मशीन जब टंग रेल के सेट को राइट को पुश करेगी तो इधर की तरफ ज्यादा प्रेशर बनेगा, ज्यादा फोर्स होगा, हाउसिंग जो है ज्यादा स्ट्रांग होगी। और यही पॉइंट मशीन जब टंग रेल को लेफ्ट की तरफ पुश करेगी तो टंग रेल और स्टॉक रेल के बीच में जो प्रेशर है, जो फोर्स है, वो कम होगा, क्योंकि आपने सेटिंग ऐसी बना दी है। और दूसरी बात, गैप में भी परिवर्तन आएगा, तो हमें गैप भी देखना है कि दोनों तरफ गैप बराबर रहे।
लेकिन जो चीज हम लोग नहीं देखते हैं या नहीं नोटिस करते हैं वो ये कि फोर्स भी तो बराबर होना चाहिए। तो इस पे आप लोग सोचिएगा, फोर्स भी तो बराबर होना चाहिए, वरना एक तरफ फोर्स ज्यादा है तो वहां हाउसिंग बहुत अच्छा होगा, और दूसरी तरफ फोर्स कम है तो वहां पे हाउसिंग खराब हो जाएगा। और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते कि एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है। कहने को तो मेन लाइन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहां भी आ जाते हैं कि मेन लाइन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा जो लेफ्ट का टंग रेल है वो ज्यादा प्रेशर लगाए, भले ही राइट का जो टंग रेल है वो कम प्रेशर लगे, यहां तक कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, क्योंकि मेन लाइन पे हाउसिंग होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लूप लाइन पे अगर हाउसिंग थोड़ी सी कमी रह जाती है तो भी शायद वो निकल जाएगी रेल। बट ये बस कॉन्सेप्चुअल बात कह रहा हूं मैं, वास्तविकता में दोनों की ही हाउसिंग में बराबर फोर्स होना चाहिए। और ड्राइव लग की सहायता से, और यहाँ पे जो वॉशर्स लगे हुए हैं, यहाँ जो वॉशर्स लगे हुए हैं उनकी सहायता से हम इस फोर्स को भी कंट्रोल करते हैं। आगे स्ट्रेचर बार के, सो द स्ट्रेचर बार इज द रिजिड कनेक्टिंग बार दैट लिंक्स द टू टंग रेल्स टुगेदर। देखा हमने अभी, दोनों टंग रेल को उसने जोड़ रखा है, सो दैट व्हेन वन टंग रेल मूव्स द अदर मस्ट मूव बाय एन इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट साइमल्टेनियसली। सारी बात एक ही सेंटेंस में कह दिया इसने। आगे बढ़ते हैं। द इंटरलिंकिंग इंश्योर्स दैट इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर बोथ टंग रेल्स टू बी इन ओपन पोजीशन एट द सेम टाइम। जाहिर सी बात है, मतलब एक बार एक हाउसिंग में रहेगी तो दूसरा ओपन रहेगी, और जब दूसरा हाउसिंग में रहेगी तो पहला वाला ओपन में रहेगी। क्यों भाई? अरे भाई दोनों को जोड़ रखा है। आगे बढ़ते हैं। A standard switch assembly has two stretcher bars. The leading stretcher bar, इसको हम याद कर लेते हैं, लीडिंग स्ट्रेचर बार, जाहिर सी बात है जो पहला वाला है, और दूसरा ट्रेलिंग स्ट्रेचर। और ये एक ही स्विच असेंबली के अंदर की बात है, तो ये टर्म्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। लीडिंग स्ट्रेचर बार यानी कि जो एक्चुअल टू ऑफ स्विच के पास है, और ट्रेलिंग स्ट्रेचर बार जो एक्चुअली हील के पास है, यानी जहां पे आपने टंग रेल को हील ब्लॉक से, स्टॉक रेल से फिक्स किया है, दूसरा स्ट्रेचर बार उसके पास होता है। अब इससे ये भी समझ में आ रहा होगा कि हम स्ट्रेचर बार की जो लंबाई है उसको भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो थियोरेटिकली फिक्स होकर के आई है। साइट पे पीडब्ल्यूआई को ये फ्लेक्सिबिलिटी या पॉसिबिलिटी नहीं दी गई है कि वो लीडिंग स्ट्रेचर बार की लंबाई को थोड़ा बहुत छोटा बड़ा कर दे, या ट्रेलिंग स्ट्रेचर बार की लंबाई को थोड़ा बहुत छोटा बड़ा कर दे। क्योंकि देखो ना फिगर में यहाँ पे एक मैकेनिज्म तो है छोटा बड़ा करने के लिए, लेकिन हमें छोटा बड़ा नहीं करना होता है, हमें सिर्फ उसको फिक्स ही रखना होता है। और अगर आप ये पूछो मेरे से कि फिर ये बनाया क्यों है यहाँ पे, जब फिक्स ही रखना है, ये क्या है जो सीधा जोड़ देते हैं ऐसे, सिंगल सिंगल आयरन पीस यूज कर लेते, एक ही पीस यूज कर लेते, बात वो नहीं है। हम तो सिंगल यूज कर लेते, लेकिन यहाँ पे इंसुलेशन दिया गया है एक्चुअली, ठीक है ना। यहाँ का जो पर्पज है, यहाँ पे इंसुलेशन दिया गया है, इंसुलेशन के पर्पज की वजह से हमने यहाँ पे इस तरह का अरेंजमेंट किया है। इसमें लीडिंग स्ट्रेचर बार में वही, ट्रेलिंग स्ट्रेचर बार में भी वही चीज होगा। दोनों में ही बीच में इंसुलेशन के लिए हमने मैकेनिज्म बनाया हुआ है, जहां पे नायलॉन का मैट रहेगा बीच में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके आप उसकी लंबाई को घटा बढ़ा नहीं सकते। जो स्टैंडर्ड जितने इतने उसमें आप उसको कम करोगे ना न बढ़ाओगे। नेक्स्ट, द गैप बिटवीन द लीडिंग स्ट्रेचर बार एंड द फुट ऑफ द रेल, दैट इज द स्ट्रेचर बार क्लियरेंस, इज क्रिटिकल मेंटेनेंस पैरामीटर एंड मस्ट बी मेंटेन बिटवीन 1.5 mm टू 5 mm। अब क्या है कि इस बुक में जो है ये पैरा मेरे को यहाँ पे लाना है, जैसे कि उन्होंने बताया कि अब ये बुक पे काम चल रहा है, सो वर्क इन प्रोग्रेस। सो क्या कह रहा है पर, लीडिंग स्ट्रेचर बार एंड द फुट ऑफ द रेल, जिसको बोलते हैं स्ट्रेचर बार क्लियरेंस, is a critical maintenance parameter and must be maintained between 1.5 mm to 5 mm। इसके लिए हमें फिगर देखना पड़ेगा। फिगर में साइड व्यू, स्ट्रेचर बार का साइड व्यू। एनीवेज, बेसिकली क्या कह रहा है कि मैं इसको डायग्राम से ही बताता हूँ, मैं खुद ही बना लेता हूँ इसको। जो मेरी टंग रेल है और वो स्लाइड चेयर पे स्लाइड कर रही है, और उसको हमने स्ट्रेचर बार से जोड़ा हुआ है। तो जहां पे लीडिंग स्ट्रेचर बार है वहां पे स्ट्रेचर बार और फुट ऑफ द रेल, यानी स्ट्रेचर बार के नीचे जो मेरा फुट है, यानी जो फ्लैंज है,
फ्लैंज फुट, उसके बीच का क्लियरेंस होना चाहिए हमारे पास 5 से लेकर के 5.0 mm तक। एकदम आपको नीचे नहीं ले जाना है, बट इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि जब आपके पास नया स्विच आए तो आपको ये चीज देखनी चाहिए, क्योंकि बना बनाया ही आएगा तो बाय डिफॉल्ट वो गैप उसमें रहेगा। आगे क्या बात कर रहा है, इफ द गैप इज लेस देन 1 mm द स्ट्रेचर बार मे बी लिफ्टिंग द टंग रेल ऑफ द स्लाइड चेयर्स ड्यूरिंग ऑपरेशन विच इज अनएक्सेप्टेबल। अगर गैप कम हो गया, यानी कि अगर हमारा स्ट्रेचर बार बहुत नीचे आ गया है, यहाँ पे फुट के पास जो है वो कनेक्ट कर दिया मैंने, तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, मे बी लिफ्टिंग द टंग रेल। तो ऑपरेशन के टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आपकी टंग रेल ऊपर उठ जाए ड्यूरिंग ऑपरेशन, क्योंकि आपका जो फोर्स है ना वो सेंटर पे नहीं लग रहा ना, अब आपका फोर्स जो है डिसेंट्रलाइज्ड हो गया, डिसेंटर्ड हो गया। ठीक है, वैसे ये फैक्ट्री से बना बनाई आता है, बट आपको फिर भी चेक करना चाहिए कि ये गैप यहाँ पे है कि नहीं है, गैप होना चाहिए यहाँ पे। If the gap exceeds 5, the connection between the stretcher bar loose and under the impact of train wheels, the stretcher bar may vibrate, lose, fail। दोनों तरफ समस्या है। अगर स्टॉक रेल नीचे रहेगी, अगर स्टॉक रेल टंग रेल के फुट के बहुत पास रहेगी, तो ऐसा हो सकता है कि टंग रेल ही उठ जाए। भाई वहां पे टंग रेल को ऊपर जाने से रोकने के लिए तो कुछ है नहीं, वो तो अपने वजन की वजह से वहां पे है, ना तो हमने टंग रेल को पैंडल क्यू से बांध रखा है, तो उठ भी सकती है। और अगर हमने स्ट्रेचर बार को टंग रेल के ऊपर की तरफ ले गए हम, तो क्या होगा, तो समझ, एक्चुअली ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, इसको थियोरेटिकली समझाना मुश्किल है, बट इसको आप याद ही कर लीजिए, चाहे जान ही लीजिए कि अगर स्ट्रेचर बार आपने टंग रेल में ऊपर कनेक्ट कर दिया तो क्या समस्या हो सकती है, वाइब्रेट कर सकता है, लूज कर सकता है, फिर होता है। यानी इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर मेरा टंग रेल ड्यूरिंग ऑपरेशन वाइब्रेट किया, दैट मीन्स कि मेरा स्ट्रेचर बार सही जगह पे नहीं लगा हुआ है। ओके, सत्यपाल यादव पोस्ट एसएससी पीवे, आपने नंबर भेजा है। एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर दूं, जिसने नंबर नहीं भेजा है प्लीज नंबर भेज दीजिए, और जो भी नंबर भेजे गए हैं नोट कर लीजिए भाई, अपने बेनिफिट के लिए नोट कर लीजिए, मेरे को क्या बेनिफिट मिलना उससे, आप नोट कर लोगे तो आप उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जब वेबिनार बंद होगा तो वो गायब हो जाएंगे। और समयांतर जो है ग्रुप्स बनेंगे और उसमें ऐड किया जाएगा। तो किसी ने अभी तक अगर नहीं भेजा है, सत्यपाल यादव जी ने भेज दिया है तो भेज दीजिए। अभी हमारे तेजेंद्र जी, तेजेंद्र जी ने नहीं भेजा अभी, तेजेंद्र जी ने भेज दिया है। राजू, राजू आपने नहीं भेजा है। राजू आपको मेरी आवाज आ रही है? DTSHW, इसका क्या मतलब है? राहुल, राहुल, राहुल ने भेजा कि नहीं भेजा है? राहुल ने भेज दिया है। राजू ने नहीं भेजा है। हरि कृष्णा, हरि बाबू ने भेज दिया है। प्रेम प्रकाश जी ने भेज दिया है। ठीक है, जो नहीं भेजा है, और ये नंबर्स जो है कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हील ब्लॉक पे और डिस्टेंस ब्लॉक पे। अभी भी हम उसी टॉपिक में हैं। किस टॉपिक में? स्विच असेंबली वाले टॉपिक में हैं। पढ़ते हैं। द हील ऑफ द टंग रेल इज द पॉइंट एट विच द टंग रेल इज फिक्स्ड। आपको बस क्या ध्यान देना है कि टंग रेल को वहां मैंने फिक्स किया है। कैसे फिक्स किया है? अरे हील ब्लॉक लगा कर फिक्स किया है, ठीक है ना, बीच में कुछ ब्लॉक लगा करके उसको फिक्स कर दिया, सो दैट इट कैन पाइवट अबाउट दिस पॉइंट व्हेन ऑपरेटेड। पाइवट यानी आपका जो टंग रेल का ऑपरेशन है उस प्रकार होता है, वहां पे आपका हील ब्लॉक लगा रखा है आपने, और मान लीजिए आपकी स्टॉक रेल है, और मान लीजिए ये आपकी टंग रेल है। तो टंग रेल का जो ऑपरेशन है, वो जो मूवमेंट है, यहाँ से एटीएस की तरफ आप जाओगे जब, तो एटीएस से हील के बीच में टंग रेल मूव कर सकती है। ठीक है, लेफ्ट राइट जैसा भी आप चलाओगे। यहाँ पे क्या हुआ, हील ब्लॉक पे हमने टंग रेल को स्टॉक रेल से फिक्स कर दिया, और इसके आगे क्या होगा, इसके आगे भी फिक्स रहेगा। आगे जाके डिस्टेंस ब्लॉक आएगा हमारे पास। तो पहला वाला जो होता है उसको हील ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, ब्लॉक्स यानी कि टंग रेल और स्टॉक रेल के बीच में हमने कुछ लगाया है तो उसको ब्लॉक बोलते हैं। जो पहला वाला होता है उसको हील ब्लॉक बोलते हैं, आगे भी डिस्टेंस ब्लॉक आएगा। और इसी के हील ब्लॉक के ही अबाउट, मैं डायग्राम मिटा दिया, हील ब्लॉक के ही अबाउट वो घूमेगा। ठीक है ना, एज इफ कैसे, इसके अबाउट घूमेगा, कभी ऐसे रहेगा, कभी ऐसे रहेगा, कभी ऐसे रहेगा, कभी ऐसे रहेगा, इस तरीके से। नेक्स्ट, द हील ब्लॉक प्रोवाइड्स द फल्क्रम अबाउट विच द टंग रेल पाइवट्स। वो एक ही बात ऊपर हमने कही दिया, फल्क्रम प्रोवाइड कर रहा है वो।
कीवर्ड प्रोवाइड कर रहा है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल कनेक्शन बिटवीन द टंग रेल एंड द कंटिन्यूइंग लीड रेल या स्टॉक रेल। तो हो ही गया भाई, हील ब्लॉक करता क्या है, हील ब्लॉक तो कनेक्ट करता है दोनों को। द डिस्टेंस ब्लॉक इज अ सॉलिड स्टील ब्लॉक फिटेड, किसका बना होता है, स्टील का बना होता है, बिटवीन द स्टॉक रेल एंड टंग रेल एट द हील लोकेशन, मेंटेनिंग द करेक्ट सेपरेशन स्प्रेड बिटवीन द टू रेल्स एट दैट पॉइंट। और ये कन्वेंशनल में और टीडब्ल्यूएस में इसकी वैल्यूज, इसकी जो डायमेंशन है वो अलग अलग है। यानी थिक वेब स्विच में हमने हील ब्लॉक को भी चेंज किया है। आगे क्या है, बोथ हील ब्लॉक्स एंड डिस्क ब्लॉक्स आर सिक्योर्ड बाय बोल्ट्स थ्रू द रेल वेब एंड मस्ट बी चेक ड्यूरिंग ईच पीरियोडिक इंस्पेक्शन। अब यहाँ पे हमें ये जो पैरा है इसको यहाँ पे किताब में ले आना है, ठीक है ना, किताब में ले आना है इसको। तो क्या चेक करना है, क्या चेक करोगे इसमें आप, आपको डिस्टेंस ही चेक करनी है बेसिकली, ठीक है ना। फिजिकल कंडीशन तो मान लो आप देखोगे ही, और फिजिकल कंडीशन में ही कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि वो डैमेज होगी, ठीक है ना। मस्ट बी चेक का मतलब वो गैप ही आप चेक करोगे कि कौन सा गैप, टंग रेल और स्टॉक रेल के बीच में वहां पे कितना गैप आपको मिल रहा है, उस गैप का भी टॉलरेंस होता है, तो टॉलरेंस के ही विदिन होना चाहिए। अब आगे हम फुल रॉड पे, अब यहाँ पे जाकर के हम पीएनसी मशीन से कनेक्ट हो रहे हैं। फुल रॉड ओरिजिनेट कहाँ करती है, पुल रॉड ओरिजिनेट करती है पॉइंट एंड क्रॉसिंग मशीन में। पुल रॉड इज द रिजिड कनेक्शन बिटवीन द ऑपरेटिंग मैकेनिज्म दैट इज पॉइंट मशीन, पॉइंट मशीन की बात करते हैं अब, हैंड ऑपरेटर को छोड़ दीजिए, एंड द लीडिंग स्ट्रेचर बार ऑफ द स्विच असेंबली, लीडिंग स्ट्रेचर बार ऑफ द स्विच असेंबली। देखो इसको आप कहाँ कनेक्ट किया है, पीछे कनेक्ट किया था ना, यहाँ पे कनेक्ट किया था, ये आपकी पुल रॉड है, और यहाँ पे कनेक्ट किया है आपने किससे, लीडिंग स्ट्रेचर बार से, किसके माध्यम से, ड्राइव लग के माध्यम से या एल ब्रैकेट के माध्यम। फिर से पढ़ लेते हैं, द पुल रॉड इज द रिजिड कनेक्शन बिटवीन ऑपरेटिंग मैकेनिज्म पॉइंट मशीन एंड द लीडिंग स्ट्रेचर बार बाय यूज ऑफ एल ब्रैकेट। इन इंटरलॉक्ड स्टेशंस द पॉइंट मशीन ट्रांसमिट्स इट्स लीनियर ऑपरेटिंग फोर्स थ्रू द पुल रॉड टू द स्ट्रेचर बार। जाहिर सी बात है, जो भी पॉइंट मशीन पुल रॉड पे फोर्स लगा रही है वो डायरेक्टली किसको जाएगा, वो डायरेक्टली लीडिंग स्ट्रेचर बार पे लगेगा, और लीडिंग स्ट्रेचर बार फिर टंग रेल को मूव करेगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, पुल रॉड आल्सो कंटेन्स अ डिटेक्टर मैकेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ अ डिटेक्टर रॉड एंड डिटेक्शन रेल। तीन बातें कही इसमें क्या बोल रहा है, डिटेक्टर मैकेनिज्म है, उसमें क्या चीजें हैं, उसमें दो चीजें हैं, एक तो है आपका डिटेक्टर रॉड और दूसरा क्या है, डिटेक्शन रेल, दैट इलेक्ट्रिकली प्रूव्स टू द इंटरलॉकिंग सिस्टम that the switch has moved to its fully closed position। ठीक है, ये डिटेक्टर मैकेनिज्म कहाँ पे लगा होता है, पुल रॉड के अंदर लगा होता है यहाँ पे। और डिटेक्ट क्या करता है, डिटेक्टर मैकेनिज्म क्या डिटेक्ट करता है, तो डिटेक्टर मैकेनिज्म बेसिकली फोर्स डिटेक्ट करता है, ठीक है, टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स। बहुत सिंपल सी बात है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं। जब तक ये मशीन ऑपरेट हो रही है, पॉइंट मशीन में ऑपरेट कर रहा हूँ और टंगरेल को मैं लेफ्ट राइट कर रहा हूँ, लेफ्ट राइट कर रहा हूँ, जब हाउसिंग होगी तो वहां पे टंगरेल और स्टॉक रेल के बीच में कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव फोर्स होगा, वही स्ट्रेस स्ट्रेचर बार के माध्यम से पुल रॉड में जाएगा, पुल रॉड में जाएगा। और दूसरी अवस्था जब होगी, दूसरे केस में क्या होगा, यानी अभी पहला केस फिर दोबारा देख लेते हैं। पहले केस में जब मैंने टंगरेल को इधर की तरफ धक्का दिया है, राइट की तरफ, तो पुल रॉड में क्या महसूस हो रहा है, आप महसूस करो तो पुल रॉड में एक्चुअली कंप्रेशन है, पुल रॉड के अंदर क्या है, कंप्रेशन, COM PRE SSION, कंप्रेशन है। चलो अच्छी बात है, कंप्रेशन है, और उसी कंप्रेशन को आप मेजर कर रहे हो। लेकिन दूसरे केस में क्या होगा, अब अगर मैंने पॉइंट को इस तरीके से ऑपरेट किया कि मैं टंग रेल को लेफ्ट की तरफ धक्का मार रहा हूं, लेफ्ट की तरफ चिपका रहा हूं, तब क्या होगा, अब तब देखो इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। जिस तरीके से कनेक्शन बनाए गए हैं उसको देखो आप, ये पुल रॉड नीचे नीचे आ रही है और फिर ये ऊपर ऊपर स्ट्रेचर बार से कनेक्ट किया गया है, और हम कर क्या रहे हैं कि हम लेफ्ट वाली टंग रेल को धक्का दे रहे हैं लेफ्ट की तरफ, ठीक, राइट वाले टंग रेल को भूल जाओ आप, पहले हम इसको धक्का दे रहे हैं, ठीक। तो जब इसको हम धक्का दे रहे हैं तो स्ट्रेचर बार का जो ये वाला पोर्शन है इसमें तो कंप्रेशन होगा, इसमें कंप्रेशन फील होगा, कंप्रेसिव फोर्स लगेगा क्योंकि धक्का दे रहा है। लेकिन जो पुल रॉड है हमारी, ये वाली पुल रॉड है, इसमें टेंसाइल फोर्स डेवलप होगा। आई होप ये समझ में आया आपको, टेंसाइल कंप्रेशन, ये आपने कहीं 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 किताब में भी सब नहीं लिखा हुआ है, बट कुल मिलाकर के एक बार
कंप्रेसिव फोर्स महसूस होगा, किसको महसूस होगा? पुल रॉड को, और दूसरे केस में टेंसाइल फोर्स महसूस होगा, और उसी को सेंस करने के लिए यहाँ पे सेंसर लगा होता है, यानी वो फोर्स को नापता है कि रॉड में कितना फोर्स है, यानी कि टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स दोनों को नापता है, और दोनों का एक कट ऑफ लिमिट हमने सेट कर रखा है। कहाँ सेट कर रखा है? पीएनसी मशीन के ही अंदर सेट कर रखा है। ये डिटेक्टर रॉड जो है ये कहाँ रिपोर्ट करेगा? ये डिटेक्टर रॉड अपनी जो इंफॉर्मेशन है, जिसने मेजर किया है कि कितना कंप्रेसिव फोर्स लगा या कितना टेंसाइल फोर्स लगा, किसको रिपोर्ट करेगा? ये रिपोर्ट करेगा पॉइंट एंड क्रॉसिंग मशीन में ही रिपोर्ट करेगा, जब कंट्रोलर तक नहीं जाएगा। और उसका कट ऑफ है, तो दोबारा इसी फिगर में देख लेते हैं, उसका एक कट ऑफ है। तो ये मेरा डिटेक्टर रॉड है, डिटेक्टर मैकेनिज्म है। जब मैंने लेफ्ट की तरफ, सॉरी, जब मैंने राइट की तरफ सेट किया, तो एक कंप्रेसिव फोर्स आना चाहिए। वो कंप्रेसिव फोर्स मान लीजिए एजम्पशन के लिए ले रहे हैं कि 20 न्यूटन आया है मान लीजिए, और मेरा कट ऑफ है कि यार कम से कम 15 न्यूटन तो होना चाहिए। 15 न्यूटन से भी अगर कम फोर्स है, सिर्फ 12 न्यूटन फोर्स है। कौन बता रहा है कितना फोर्स है? डिटेक्टर मैकेनिज्म बता रहा है कितना फोर्स है। किसको बता रहा है? पॉइंट मशीन को बता रहा है। कितना बता रहा है? 12 न्यूटन है। पॉइंट मशीन क्या करेगी? पॉइंट मशीन बोलेगी अरे भाई 12 न्यूटन तो कम है, कम से कम 15 न्यूटन का फोर्स होना चाहिए, भले दिख रहा हो कि हाउसिंग हो गई है। पॉइंट अपने आप को ये मानेगा कि पॉइंट सेट हुआ ही नहीं है, और वो सिग्नल को ग्रीन नहीं करेगा। तो हमेशा ये क्या है? ये कट ऑफ है, ये थ्रेशोल्ड है, ठीक है ना? थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड क्यों बनाया है? अबे थ्रेशोल्ड इसलिए बनाया कि कुछ एक डिजायर्ड अमाउंट ऑफ फोर्स तो होगा ना, जिसमें हम मानेंगे कि टंग रेल ने जो है मजबूती से जो है स्टॉक रेल को धक्का दे रही है। कोई बेयर मिनिमम फोर्स तो होगा, सिर्फ सटी हुई है, इससे क्या पता चलेगा हमें? तो वो थ्रेशोल्ड जो है पहले से प्री डिफाइंड रहता है। सेंसर का काम जो यहाँ पे, उसका काम सिर्फ ये बताना है कि मेरे को कितना फोर्स महसूस हो रहा है। पॉइंट मशीन का काम ये है, उस पर वो जजमेंट बनाएगी कि थ्रेशोल्ड से ऊपर है कि नहीं। थ्रेशोल्ड से ऊपर है, वेरी गुड, चलो जो करना है करो। थ्रेशोल्ड से नीचे है, रुक जाओ, ठीक है ना? पॉइंट सेट नहीं हुआ है, और ऐसा ही इंफॉर्मेशन स्टेशन मास्टर को भी पता चलेगा कि पॉइंट सेट नहीं हो पाया। उसी प्रकार दूसरे केस में क्या होगा? दूसरे केस में जब आप इधर की तरफ कर रहे हो, लेफ्ट की तरफ, तो आपकी पुल रॉड में टेंशन डिटेक्ट होगा, टेंसाइल फोर्स, ठीक है? मान लीजिए टेंसाइल को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो टेंसाइल फोर्स आ रहा है वो आ रहा है -10 न्यूटन, और मेरा थ्रेशोल्ड है कि भाई 15 न्यूटन तो होना चाहिए। तो इस केस में क्या है कि पॉइंट सेट नहीं होगा, सिग्नल ग्रीन नहीं होगा, स्टेशन मास्टर को ये पता चलेगा कि पॉइंट सेट नहीं हो पा रहा है, एरर दिखा रहा है। और यही अगर -15 न्यूटन की जगह पे -20 न्यूटन होगा, तो पॉइंट मशीन क्या करेगा? क्लियर करेगा, ठीक है हाउसिंग हो गया है। तो ये एक तरीके से पॉइंट मशीन डिजिटली अपना अंडरस्टैंडिंग बना रहा है यूजिंग डिटेक्टर रॉड एंड डिटेक्टर मैकेनिज्म कि मेरी हाउसिंग हुई कि नहीं हुई। विजुअली तो हम देख रहे हैं, लेकिन जो पॉइंट मशीन है वो फोर्स को मेजर करके जजमेंट बना रहा है। यही डिटेक्टर रॉड का यूज है। अब आप ये भी महसूस करोगे कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, तैसे तैसे ये चीजें आई होंगी, इंट्रोड्यूस की गई होंगी। बहुत ओल्ड जमाने में तो ये सब मैकेनिज्म नहीं रहे होंगे, डिटेक्टर मैकेनिज्म। और इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा है? द पुल रॉड ऑल्सो कंटेन्स अ डिटेक्टर मैकेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ डिटेक्टर रॉड एंड डिटेक्शन रेल दैट इलेक्ट्रिकली प्रूव्स to the interlocking system that the switch has moved to its fully closed position। स्विच कह लीजिए चाहे टंगरेल कह लीजिए, वो फुल्ली क्लोज्ड पोजीशन, फुल्ली हाउस्ड पोजीशन, पूरी तरीके से चिपक गया, अच्छे से चिपक गया है। कैसे प्रूव कर रहा है? इलेक्ट्रिकली प्रूव कर रहा है। इलेक्ट्रिकली कैसे प्रूव कर रहा है? वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से जो फोर्स है पुल रॉड में, उसको डिटेक्ट करके कम्युनिकेट कर रहा है। आगे, विदाउट दिस इलेक्ट्रिकल डिटेक्शन द इंटरलॉकिंग सिस्टम कैन नॉट परमिट एनी सिग्नल to be cleared for a route। बात सिर्फ इतनी है कि विदाउट दिस इलेक्ट्रिक डिटेक्शन उसको कट ऑफ के ऊपर जाना है, ठीक? PV department is responsible for structural condition of the pull rod itself, that is freedom from bends, cracks, loose connections। S&T department is responsible for the detection equipment, ठीक है ना? तो उसी पुल में हमारी जिम्मेदारी ये है कि रॉड नहीं होना चाहिए, कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए। कोई कनेक्शन अगर लूज है तो वो भी हमारी जिम्मेदारी में आएगा। पुल रॉड में अगर कोई कनेक्शन है तो वो हमारी जिम्मेदारी में है। एसएनटी डिपार्टमेंट का सिर्फ ये जिम्मेदारी रहेगा कि जो डिटेक्शन इक्विपमेंट उन्होंने लगाया है सही काम कर रहा है। नेक्स्ट पहले सारा मिटा देते हैं। टो ऑफ स्विच एंड जंक्शन ऑफ हेड, अब इनको अलग अलग बात किया है। पहले, टू स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट्स ऑन द टंग रेल, दैट इज एक्चुअल toe of switch and junction of head are
of fundamental importance to the geometry, fabrication, maintenance and inspection of the switch assembly. ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के ये इंपॉर्टेंट है। जेओएच के अबाउट ही वो टंग रेल मेरी लेफ्ट राइट हो रही है। एवरी मेजरमेंट, एवरी वियर क्राइटेरिया, एवरी इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट इज रिफरेंस्ड फ्रॉम वन ऑफ दीज टू पॉइंट्स। वन ऑफ दीज टू पॉइंट्स मतलब इन्हीं दोनों में से किसी एक को रेफरेंस पॉइंट मान करके या ओरिजिन मान करके आपने बाकी सारी डायमेंशंस को डिफाइन किया है। कौन कौन सी डायमेंशंस? जैसे मान लीजिए एटीएस है यहाँ पे और यहाँ पे जंक्शन ऑफ हेड है। अब ये पूरी दूरी में टंग रेल और स्टॉक रेल के बीच में क्या दूरी होनी चाहिए अलग अलग जगह पे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस मान लीजिए, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस की एक डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। तो या तो आप एक्चुअल टू ऑफ स्विच से नापोगे कि भाई ठीक है एक्चुअल टू ऑफ 1 मीटर दूर, या फिर जंक्शन ऑफ हेड से नापोगे। तो किसी न किसी एक रेफरेंस पॉइंट को तो आप लोग स्विच असेंबली में जितनी भी डायमेंशंस दी गई हैं वो सभी एटीएस को या जंक्शन ऑफ हेड को रेफरेंस पॉइंट मान करके बनाई गई हैं, और जो बनाई गई हैं उसी को हमें फिर मेजर करना है। एक्चुअल टो ऑफ स्विच, इसके बारे में तो मैं पहले ही बता दिया, एक्चुअल और थियोरेटिकल में अंतर होता है, बट फिर पढ़ लेते हैं। Actual toe of switch is the precise location on the tongue rail where the machined taper of the tongue rail head reduces to exactly zero thickness। नहीं, ये मिस्टेक है एक्चुअली, थोड़ी एक लिटरेचर में थोड़ा सा मिस्टेक है। एक्चुअल टो ऑफ स्विच पे एग्जैक्ट जीरो थिकनेस नहीं होती है, थ्योरेटिकली नाइफ एज थ्योरेटिकल टो ऑफ स्विच पे होती है। तो आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा अभी लिटरेचर डेवलप हो रहा है, इसमें मिस्टेक है ये, दिस पार्ट। इसको एटीएस और टीटीएस के हिसाब से फिर से लिखना पड़ेगा, मैंने पहले ही बता दिया था। इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जंक्शन ऑफ हेड, जंक्शन ऑफ हेड इज द पॉइंट अलोंग द टंग रेल वेयर द टंग रेल्स हेड बिकम्स इक्वल टू द फुल हेड विथ ऑफ द स्टॉक रेल। यानी वो अपनी नॉर्मल पेरेंट रेल के बराबर उसका हेड प्रोफाइल हो जाता है, बराबर हो जाता है। नेक्स्ट, एट द टंग रेल कैन फुल्ली सपोर्ट अ व्हील ट्रेड without any risk of the wheel flange catching or tripping। कैचिंग और ट्रिपिंग का क्या मतलब हुआ? ये फ्लैंज के मूवमेंट्स हैं, ठीक है ना, विच आर अनडिजायरेबल। लेकिन चूंकि टंगरेल अपनी फुल प्रोफाइल में है वहां पे, तो वो फुल सपोर्ट, सारा का सारा लोड टंगरेल के ऊपर ही रहता है। फॉर 60 kg बीजी टंगरेल जेओएच करस्पॉन्ड्स टू अ हेड विथ ऑफ, ये सब पहले ही बता दिया था, जेओएच पे जो है वो नॉर्मल रेल की प्रोफाइल के बराबर की उसकी हेड विथ हो जाती है। In a conventional overriding switch, the minimum clearance between the open tongue rail and stock rail at GH must be maintained to ensure। देखिए मिनिमम क्लियरेंस का है क्राइटेरिया हर जगह, ठीक है ना, तो मिनिमम क्लियरेंस का क्राइटेरिया हमारे GH पे भी है। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है इन thick web switch the clearance at JOH becomes between the open tongue rail and stock rail is 60 millimeter which is significant improvement। ठीक है ना, पहले ये जो गैप था ये कम था, थिक वेब स्विच में ये गैप थोड़ा सा बढ़ा है। अकॉर्डिंगली उसकी पोजीशन भी चेंज हुई है। फिगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, फिगर में क्या दिखा रहा है ये फिगर इसमें है नहीं अभी। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द टंग रेल शोइंग एटीएस 13 mm हेड विथ पॉइंट, लेवल पॉइंट, जंक्शन ऑफ हेड विथ डायमेंशंस, प्लेस होल्डर, इरेशन टर्नआउट। अभी टर्नआउट में से इसको लगाया जाएगा तब, अभी इसको हम इसकी करते हैं। स्टैंडर्ड टंग रेल प्रोफाइल 13 mm head location and level points। Tongue rail is not simply tapered in plan view। सिंपल टैपरिंग नहीं है, जिस प्रकार हम कर्वेचर जब देते हैं, ट्रैक में कर्व देते हैं तो डायरेक्टली जो है हम सर्कल नहीं बनाते हैं, सर्कल आर्क नहीं बनाते हैं, पहले हम ट्रांजिशन पोर्शन में आते हैं, क्योंकि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को इनफाइनाइट से ऑल ऑफ अ सडन 1750 मीटर नहीं कर सकते हैं। इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसके बाद मुझे 1750 रेडियस ऑफ कर्वेचर करना है, तो इसको मैं ग्रेजुअली करूंगा, तो इसलिए वहां पे ट्रांजिशन पोर्शन लगाते हैं। उसी प्रकार वही यहाँ पे भी लागू होती है कि चूंकि टंग रेल में आप टेपरिंग कर रहे हो, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ट्रेन को चेंज करने का प्रयास कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो ग्रेजुअली करोगे। इट इज ऑल्सो मशीन्ड इन वर्टिकल प्रोफाइल टू अचीव द करेक्ट राइडिंग हाइट। जैसे मैंने बताया कि हाइट का भी एक पैरामीटर होता है। हाइट का पैरामीटर यूं होता है कि टंग रेल शुरुआत में यहाँ पे स्टॉक रेल से थोड़ी सी नीचे होती है, आगे जाकर के बराबर हो जाती है। तो वो भी हमें टंग रेल की जब हम मशीनिंग करते हैं तो उसी वक्त करना पड़ता है। इसमें इसकी वजह क्या है ये पढ़ लेते हैं। पर्टिकुलरली इन द क्रिटिकल जोन
near the toe, where the tongue rail must be below the top of stalk rail, so that the wheel tread does not ride up onto the open tongue rail tip. इसको समझने के लिए पहले आप ये देखो, इसी में देखो, जो हमारा स्टॉक रेल है ना, वो फ्लैट ऐसे ऐसे तो है नहीं, कर्वेचर उसके दोनों तरफ, चारों तरफ। किस टाइप का कर्वेचर है? जब वो उसकी जो प्रोफाइल है, पहले इससे स्ट्रेट है, फिर कर्व है, फिर फ्लैट है, फिर कर्व है, फिर स्ट्रेट है, फिर कर्व है, इधर भी फिर कर्व है, फिर यहाँ नीचे जाकर के आपका वेब है। इसमें भी दुनिया भर की इक्वेशन है। अब जहाँ पे मेरा टो है, यहाँ पे मेरा टो ऑफ स्विच है, टो है, जब वो स्टॉक रेल से चिपकेगा, यहाँ पे चिपकेगा, यहाँ पे चिपकेगा, तो स्टॉक रेल में हम थोड़ी सी ग्राइंडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, उसको फैसिलिटेट करने के लिए। लेकिन ये जो कर्व वाला पार्ट है, ये अभी भी वैसा ही की वैसा का वैसा ही है। तो मोर और लेस होता ये है कि टंग रेल की जब हाउसिंग की जाती है टो टो एटीएस पे, तो जो स्टॉक रेल का हेड का जो स्ट्रेट वाला पोर्शन है हेड में, वहीं पे की जाती है। भाई स्ट्रेट को स्ट्रेट से आप चिपका दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और यही कहानी फिर दूसरी तरफ भी होती है। ठीक, नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड वर्टिकल मशीनिंग प्रोफाइल ऑफ द टंग रेल इज डिफाइंड इन 2 स्टेजेस। अभी देखो ये कैसे बनता है, उसका पार्ट है, ठीक है ना। फ्रॉम JOH टू 13 mm हेड विथ लोकेशन, और दूसरा है फ्रॉम 13 mm हेड विथ लोकेशन टू ATS। तो बीच में वर्टिकल हेड प्रोफाइल में दो जगह पे, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। चलो ऐसे समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे करके समझ में आएगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा एक्चुअली। ठीक है, 13 mm हेड लोकेशन और लेवल पॉइंट, पहला इसमें है फ्रॉम JOH टू 13 mm हेड लोकेशन। उसके पहले क्या है, प्रीफेस में कुछ लिखा, उसको भी पढ़ लेते हैं। द टंग रेज नॉट इन सिंपली टेपर्ड, ये तो हमने देख लिया, सिंपली टेपर्ड नहीं है। वर्टिकल प्रोफाइल में ये तो हमने पढ़ लिया इसको, ठीक है। इन 2 स्टेजेस ये भी पढ़ लिया हमने। अब इसमें JOH से 13 mm हेड विथ लोकेशन, किसका हेड विथ? टंग रेल का हेड विथ। अब JOH पे क्या है? JOH पे तो आपका जो हेड विथ है वो नॉर्मल रेल के बराबर है, और जैसे जैसे आप ATS की तरफ बढ़ रहे हो, हेड विथ घटती जा रही है। तो जहां पर हेड विथ 13 mm है, टंग रेल इज मशीन ओनली इन प्लान व्यू। हॉरिजॉन्टल टैपर हम करते हैं, टैपर ऑफ द हेड इन द लैटरल डायरेक्शन। देखो दुनिया भर की बातें लिख दिया है, इसको बिना डायग्राम के समझ में नहीं आएगा। ये क्या कहना चाह रहा है ये? पहली बात तो ये, मशीन ओनली इन प्लान व्यू। अब देखो, मशीन ओनली इन प्लान व्यू का क्या मतलब है? मशीन ओनली इन प्लान व्यू, प्लान व्यू, इसका मतलब ऊपर से आप देख रहे हो, और तो जो व्यू आपको दिख रहा है, तो जो मशीनिंग आप करोगे तो जाहिर सी बात है साइड साइड में उसको आप ग्राइंड करोगे। या दूसरे शब्दों में कहा जाए, ये सिंपल मैं एक सेक्शन ले लेता हूँ रेल का, और ये मेरा प्लान व्यू है, यानी मैं ऊपर से देख रहा हूँ, सिर्फ मैं हेड की बात कर रहा हूँ। प्लान व्यू में मैं मशीनिंग कर रहा हूं का मतलब है कि प्लान व्यू में ही मुझे दिखेगा। हर व्यू में हर सब कुछ नहीं दिखता है भाई, हम वी आर बाउंड विथ 2D। प्लान व्यू में ही मुझे दिखेगा कि पहले क्या था और बाद में क्या है। यानी प्लान व्यू में मुझे दिखेगा पहले ऐसा था और बाद में ग्राइंड होके यहाँ पे आ गया, और ये मैंने बाहर कर दिया। इस चीज को अगर मैं दिखाना चाह रहा हूं, तो मैं इसको साइड व्यू या एलिवेशन व्यू में उतनी आसानी से नहीं दिखा सकता। और बात ये भी है कि अलोंग द रेल, ये जो मैं मशीनिंग कर रहा हूं, इसकी जो थिकनेस है वो घट बढ़ रही है, चेंज हो रही है। अगर मैं इसको साइड व्यू में देखूंगा, अगर आप थोड़ा बहुत याद आ रहा हो आपको, या एलिवेशन व्यू में दिखाने का प्रयास करूंगा कि मैं कर क्या रहा हूं, तो वो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, प्लान व्यू में ही दिखा पाऊंगा। चूंकि मैं प्लान व्यू में ही दिखा पाऊंगा, वहां से ये बात आई है, टंग रेल इज मशीन्ड ओनली इन प्लान व्यू। यानी इसका ये भी तात्पर्य है कि हाइट को चेंज हमने नहीं किया है। तो हाइट को चेंज किया होता तो हमको वो दिखाने के लिए साइड व्यू या एलिवेशन व्यू में जाना पड़ता। और इसी में आगे लिखा है, हॉरिजॉन्टल टेपर ऑफ द हेड इन द लैटरल डायरेक्शन। ऑब्वियसली बात है, आप हेड की मशीनिंग कर रहे हो, वेब और फ्लैंज पे नहीं जा रहे अभी। और लैटरल डायरेक्शन का मतलब है, लैटरल क्या होता है हमारे हिसाब से, हमारे नॉर्मल ट्रैक टर्मिनोलॉजी में, जिधर की तरफ मेरा ट्रैक है, जिधर मेरी ट्रेन जाएगी, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं।
और लेफ्ट और राइट को क्या बोलते हैं? लैटरल बोलते हैं। तो लेफ्ट राइट को जब हम लैटरल बोलते हैं तो इसमें क्या लिखा है? इन द लैटरल डायरेक्शन लिखा है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? इसको काट रहे हो यहाँ से किधर काट रहे हो? लेटरल डायरेक्शन में तो कट कर रहे हो ना इसको आप, ठीक, साइड से काट रहे हो, ठीक है ना, इसलिए लिखा है इन द लेटरल डायरेक्शन। और हॉरिजॉन्टल टेपर क्यों लिखा है? चार पांच शब्द एक ही साथ पूरा लिख दिया है, बट इसका मतलब मैं बता दूं, हॉरिजॉन्टल टेपर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, जो हॉरिजॉन्टल लेवल है किसका? रेल हेड का, उसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है, वो हॉरिजॉन्टल का हॉरिजॉन्टल ही है, ठीक। यानी J213 mm हेड विथ लोकेशन के बीच में स्टॉक रेल और टंग रेल का लेवल सेम ही रहता है, क्योंकि हमने टंग रेल को ऊपर से टेपर नहीं किया है, सिर्फ लैटरली टेपर किया है, ठीक है, लैटरली सिर्फ मशीनिंग करी है। आगे बढ़ते हैं। द टॉप ऑफ द टंग रेल इन दिस जोन रिमेन्स लेवल विथ और वेरी क्लोज टू द टॉप ऑफ द स्टॉक रेल। विथ और वेरी क्लोज टू लिखा है, ठीक है ना, थोड़े इसमें हमारे पास थोड़े से मार्जिन भी होते हैं, बट विथ और वेरी क्लोज टू जो मैंने पहले बता दिया। द level point is the specific location along the tongue rail where the top of the tongue rail is exactly level with the top of the stalk rail। अब देखिए, जो पूरी लेंथ है हमारी, इसके बीच में मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि जो 13 mm हेड चौड़ाई, हेड विथ लोकेशन है, और जो लेवल पॉइंट है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। और उनका क्या मतलब है, ये थोड़ा मैं मिटा देता हूँ ये सारा, ठीक है। हम सिर्फ टंगरेल का एक व्यू बनाते हैं, एलिवेशन और प्लान व्यू। अब टंगरेल, और पहले हम पॉइंट फिक्स कर लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा JOH है, जंक्शन ऑफ हेड, और इससे कुछ दूरी पर जाकर के यहाँ पे मेरा है 13 mm हेड विथ लोकेशन, यानी यहाँ पे मेरी टंगरेल की जो विथ है वो 13 mm है। और इस बीच में, इसके बीच में जो टॉप ऑफ टंगरेल का लेवल है विथ और वेरी क्लोज टू टॉप ऑफ स्टॉक रेल। लेकिन देखिए कि इसमें कंक्लूजन नहीं दे दिया है, दोनों ऑप्शन दिया, विथ और वेरी क्लोज टू। अब इसी में विथ और वेरी क्लोज टू जिस जगह पे ये एक्चुअली लेवल पे आएगा, जैसे एक 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 थ्योरेटिकल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा लेवल नीचे है, फिर यहाँ पे लेवल पे आ गया, और फिर यहाँ तक, यहाँ से कंटिन्यूस लेवल पे है। तो जो पहली बार द फर्स्ट इंस्टेंस, द फर्स्ट लोकेशन वेयर टंग रेल का जो हाइट है वो स्टॉक रेल के बराबर हो गया, उसको बोलते हैं लेवल पॉइंट। और ये लेवल पॉइंट मुझे इन दोनों के बीच में ही मिलता है। इन दोनों के बीच में JOH और 13 mm हेड विथ लोकेशन के बीच में मुझे लेवल पॉइंट मिलता है। कैसे नापोगे? सिंपल सी बात है, कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट ले लो जिससे आप हॉरिजॉन्टल लेवल मेजर कर सकते हो। तो अगर आपका एयर बबल सेंटर में आ रहा है मतलब कि लेवल पे है, बस हो गया। तो ये डिफरेंस भी लोगों को पता नहीं होता कि लेवल पॉइंट और 13 हेड विथ लोकेशन एग्जैक्टली सेम चीज नहीं है। हाँ, अगल बगल जरूर हैं, आसी पास हैं, और JOH और 13 हेड विथ के बीच में हमारा लेवल पॉइंट होता है। तो ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे क्या है? फॉर अ 60 kg रेल 1 in 12 टर्न आउट द लेवल पॉइंट ऑफ द टंग रेल। अब सोचे तो 60 है, 1 in 12, चलो ठीक, अच्छी बात है। लेवल पॉइंट की बात कर रहा है, मतलब कि हम JOH और 13 mm हेड विथ के बीच की किसी लोकेशन में हैं, इज अप्रोक्सीमेट 360 mm फ्रॉम द ATS, एग्जैक्ट डिस्टेंस वरीज, ठीक है। लगभग 1/3 मीटर की दूरी पर है वो लेवल पॉइंट। 1/3 मीटर की दूरी कवर करने के बाद टंग रेल की जो हाइट है वो स्टॉक रेल के बराबर हो जाती है, वो हमारा लेवल पॉइंट। ये उदाहरण दे दिया बेसिकली, और कहाँ इसका फोटो है वो भी इसमें बताया हुआ, ये हमें यहाँ पे लगा देना चाहिए। नेक्स्ट, द लेवल पॉइंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिफाइंस the transition from the zone where the wheel tread rights on the stock rail to the zone where steel tread begins to transfer onto tongue roll। देखो जाहिर सी बात है, रेल मेरी रेल हमारी चल रही है, ये है, एक्सल है, व्हील है, तो व्हील अपना लोड कहाँ दे रहा है? व्हील अपना लोड जाहिर सी बात है स्टॉक रेल के ऊपर लगा रहा है, और जब तक टंग रेल का लेवल स्टॉक रेल के लेवल से नीचे है तब तक टंग रेल के ऊपर लोड लगेगा ही नहीं। और जब वो लेवल पे आ जाएगी तब जाके टंग रेल के ऊपर लोड धीरे धीरे ट्रांसफर होगा, क्योंकि उस वक्त भी दोनों एक्शन में है, स्टॉक रेल भी एक्शन में है
टंग रेल भी एक्शन है। जहां तक हील की बात है तब तक दोनों ही एक्शन में रहती हैं, और वो जो ट्रांसफर होगा वो ग्रेजुअली होगा। तो एक तरीके से हमने 1/3 मीटर, 1/3 मीटर फ्रॉम द एक्चुअल टू ऑफ स्विच को लोड फ्री कर रखा है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि हमारा अभी पर्पज लोड देना नहीं है। क्यों फ्री कर रखा है? 360 mm तक टंग रेल पे क्यों नहीं लोड देना चाहिए? क्योंकि पहली बात तो वहां पे वो पतला है बहुत ज्यादा। दूसरी बात, ये जो 360 मिलीमीटर है, इसका पर्पज क्या है? इस लेंथ का पर्पज ये है कि जो मेरा व्हील का जो फ्लैंज है, जो फ्लैंज का जो साइड वाला पार्ट है, वो टंग रेल के साथ सेट हो जाए। पहले आप ट्रैक पे सेट करना इंश्योर करोगे, उसके बाद लोड देना शुरू करोगे। पहले आप ये इंश्योर करोगे कि मेरा जो व्हील फ्लैंज है वो हाउस होने वाली टंग रेल के साथ प्रॉपरली सेट हो गया है, और जब वो हो गया है उसके बाद आप फिर उसके ऊपर लोड देना शुरू करोगे। और जाहिर सी बात है, शुरू में लोड नहीं दोगे तो आपका वियर एंड टियर भी कम होगा। शुरू में लोड दे दोगे तो शुरू में ही टूट जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जो ट्रांसफर ऑफ लोड होगा वो ग्रेजुअल होगा। ठीक है, धीरे धीरे सारा का सारा लोड टंग रेल पे आने लगेगा और स्टॉक रेल पे घटने लगेगा। अब अगला पॉइंट, फ्रॉम द 13 mm हेड विथ लोकेशन डाउन टू एटीएस। इसमें क्या है? पहले हमने देखा, पहले हम कहाँ थे? हम जेओएच से 13 mm हेड विथ तक गए। अब 13 mm हेड विथ से कहाँ तक जाएंगे? एटीएस तक जाएंगे। और ये जो हमने ये लेवल पॉइंट का डिस्टेंस बताया है, ये 360 mm, ठीक है ना? लेवल पॉइंट जो है, हाँ, इसमें एक चीज करेक्शन है, लेवल पॉइंट हमारा यहाँ पे नहीं, लेवल पॉइंट कहीं भी, लेवल पॉइंट इधर आएगा एक्चुअली, एटीएस के पास आएगा, नॉट इन द सेंटर ऑफ 13 mm हेड विथ एंड जेओएच। इसको मैं पहले मिटा दूं। लेवल पॉइंट हमने देख लिया 360 mm फ्रॉम द एटीएस। लेवल पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ये हमने देख लिया। अब हम आगे आगे, फ्रॉम 13 mm हेड विथ लोकेशन डाउन टू एटीएस। फ्रॉम 13 mm हेड विथ पॉइंट टुवर्ड्स एटीएस, द टंग रेल इज फर्दर मशीन्ड इन द वर्टिकल प्लेन। अब इसमें बता रहा है इन द वर्टिकल प्लेन, machine in the vertical plane, progressively lowering the top surface of the tongue rail below the top of the stalk rail। तो यहाँ पे हम उसकी हाइट को थोड़ा थोड़ा कम करते जा रहे हैं। At ATS, actual the top of the tongue rail is significantly below the top of the stalk rail, ensuring that no wheel tread can ride up the knife edge tip of the tongue rail। देखिए बेसिकली वो नाइफ एज है, वहां पे हम व्हील के लोड को नहीं अलाउ करना चाहते हैं, इसलिए उसको हमने थोड़ा सा नीचे रखा हुआ है। द टू स्टेज वर्टिकल मशीनिंग प्रोफाइल, एक बार क्या कर रहे हैं हम, एक बार हम प्लान व्यू में मशीनिंग कर रहे हैं और दूसरी बार इलिवेशन व्यू में मशीनिंग कर रहे हैं, इज द फंडामेंटल डिजाइन प्रिंसिपल दैट मेक्स द रेलवे स्विचेस सेफ। अब हाँ, हालांकि ये सारा जो है ये फैक्ट्री में, वर्कशॉप में होता है, ठीक है ना, बट हमें पता होना चाहिए, ड्राइंग्स इसकी होनी चाहिए। एंड आई थिंक यही ड्राइंग यहाँ पे है, टेबल 12.1। क्या बता रहा है ये? टंग रेल प्रोफाइल डाटा फॉर स्टैंडर्ड पीजी टर्नआउट्स। टंग रेल की बात कर रहे हैं सिर्फ हम। उसमें क्या करेगा? हेड विथ एट की लोकेशंस, मतलब एटीएस पे कितनी हेड विथ है, 13 mm पॉइंट पे तो जाहिर सी बात है 13 mm ही होगी। लेवल पॉइंट पे कितनी हेड विथ है, जेओएच पे कितनी हेड विथ है, तो जाहिर सी बात है जेओएच पे तो कंप्लीट हेड विथ मिलेगी मेरे को। ठीक, ये हमारा ड्राइंग। तो 13 mm पॉइंट और लेवल पॉइंट अलग अलग हैं, ठीक है। ये डायग्राम से थोड़ा सा और क्लियर आएगा कि उनके बीच में कितनी दूरी है। अभी मेरे पास दो लोगों के और नंबर आए हैं। सत्यपाल यादव ने अपना नंबर पहले ही दे दिया था, हरि कृष्णा, और देखो कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकेंड, प्रवीण कुमार। ठीक है, अब 15 मिनट बचे। 15 मिनट जो है डिस्कशन के लिए और फीडबैक के लिए। फीडबैक में आपको कुछ लिखना नहीं है, मतलब लिख भी सकते हो मैसेज में। फीडबैक पहले तो कोई मतलब कुछ भी हो, एनीबडी, कोई भी आप बोलो, कुछ फीडबैक देना है तो भी बोलो, कोई क्वेश्चन है तो भी बोलो। आई एम इंटरेस्टेड इन बोथ एक्चुअली, कि ये जो हमने सेशन किया है इसको और अच्छा कैसे कर सकते थे, इसको और अच्छे से कैसे मैं पढ़ा सकता था, इस पे भी आप मुझसे कह सकते हो। और अभी तक जो पढ़ा है इसमें कोई डाउट या कोई भी डाउट या कुछ भी पूछना चाहो या बातचीत करना चाहो, फ्लोर इज ओपन फॉर डिस्कशन। प्रवीण, हरिकृष्णा, सत्यपाल, शशि शंकर, प्रेम प्रकाश, सत्यानंद, राहुल, हरिबाबू, नलिन कुमार, तजेंद्र, अभिषेक कुमार, कुछ क्वेश्चन पूछिए या कोई फीडबैक बताइए। कैसा था सेक्शन, कैसा था सेशन लेक्चर? कई चीजें इसमें नई लगी होंगी, और हर एक लाइन में जो है कई बार डायग्राम बना बना करके समझाया है मैंने। नो क्वेश्चंस, नो फीडबैक। एनीवे, सो मैं इसमें, अब हमारी अगली वर्कशॉप कल होगी, अगला वेबिनार हमारा कल होगा सेम टाइम पे 10:30 बजे। कल हम 12.4 से शुरू करेंगे।
12.4 से जहाँ तक पेज हमने पढ़े हैं, ये तो आधा पेज है, एक दो साढ़े छह पढ़े हुए हैं। अब इसके बाद हम कल जो है शुरू करेंगे इसी के आगे से, यहाँ से वर्कशॉप फैब्रिकेशन रिक्वायरमेंट से। एक बार ब्रीफली देखते हैं इसमें और क्या क्या आने वाला। वर्कशॉप में आप क्या क्या करोगे, कन्वेंशनल और थिक वेब स्विच के बीच में क्या क्या अंतर है, ठीक है ना, बनाम, है ना, इन दोनों में क्या क्या है। अब इसमें पूरा ये बड़ा अच्छा है टॉपिक रहेगा। कन्वेंशनल में क्या समस्याएं हमने इनकाउंटर करी थी उसको बताया है यहाँ पे, ठीक। दूसरी प्रॉब्लम, फिर अब जाके हमारा थिक वेब स्विच आया, दूसरी प्रॉब्लम को भी इसमें एक्सप्लेन किया है कि भाई क्या था उसमें। फिर थिक वेब स्विच का परिचय, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ पहले, और thicker wave gives tongue rail much greater torsional twisting rigidity। टॉर्सनल ट्विस्टिंग रिजिडिटी ज्यादा है क्योंकि उसकी मोटाई ज्यादा है। क्योंकि मोटाई ज्यादा है तो आप उसको आसानी से ट्विस्ट नहीं कर सकते, ठीक। ये सब चीजें देखेंगे। 60 kg, 52 kg, इनके नोमेनक्लेचर हैं। थ्री फेज सोल्यूशन फॉर टीडब्ल्यूएस, ये क्या है, एक सेकंड, ठीक है। थ्री फेज सोल्यूशन, फेज वन एमएस फ्लैट टाई बार टू आरडीएसओ ड्राइंग। आप जो फ्लैट टाई बार है उसको बदल दोगे, टीआरसी एमके 5 यूज करोगे, मेटल लाइनर्स एंड कास्ट स्टील स्लाइड चेयर्स यूज करोगे, स्लाइड चेयर्स की ड्राइंग भी बदल जाएगी आपकी, ठीक। टाई बार, एमएस फ्लैट टाई बार की ड्राइंग बदल जाएगी। एडवांटेज देखेंगे उसके बाद। हमें पता है कि थिक वेब स्विच में जो ओपनिंग है वो 160 है। कन्वेंशनल में हमारी जो ओपनिंग थी वो 115 थी। हमने ओपनिंग को बढ़ाया है, हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि ओपनिंग हमारी थोड़ी बढ़ जाए। जेओएच पे क्लियरेंस हमने बढ़ा दिया है, पहले 30 था, फिर हमने 60 कर दिया है। टंग रेल ऑब्स्ट्रक्शन एट जेओएच वो हमने समाप्त कर दिया है, क्योंकि टंग रेल को हमने थोड़ा दूर कर दिया ना एक्चुअली, जेओएच पे हमने दूरी बढ़ा दी, तो टंग रेल अब ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगी। किससे ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगी, स्टॉक रेल से। वेब थिकनेस हमने बढ़ा दी है, काफी बढ़ा दी है ना, ताकि ट्विस्टिंग ना हो, ताकि वाइब्रेशंस ना हो। टॉर्सनल रिजिडिटी जाहिर सी बात है हमारी बढ़ गई है। गेज फेस ट्विस्ट अंडर लोड। गेज फेस की जब बात करेंगे आप टंग रेल की, तो वहां पे तो बहुत पतला है वो, जहां पे वो व्हील फ्लैंज से टच कर रहा है, तो वो ट्विस्ट हो जाता था पहले, ट्विस्ट होने की संभावना ज्यादा रहती थी मतलब। अब वो हमने रिड्यूस कर दिया उसको, उस संभावना को, अगेन क्योंकि हमने बेसिकली मोटाई में परिवर्तन किया है। परमिसिबल स्पीड हमारी इस पे अधिक मानी जाती है। परमिसिबल स्पीड अधिक क्यों मानी जाती है, क्योंकि इसकी क्षमता ज्यादा है। ये मोटा है ना एक्चुअली, इसका वेब जो है थिक वेब, इसका नाम ही है थिक वेब स्विच। हेड में नहीं मोटा किया भाई, हेड में आप कैसे मोटा करोगे, हेड में तो आपको शुरू में 0 रखना है, फिर धीरे धीरे आप उसको चौड़ा करोगे, तो हेड तो खैर जैसा है वैसा ही है मोस्टली। हमने वेब को मोटा किया है, और जिसकी वजह से उसकी टॉर्सनल रिजिडिटी बढ़ गई है, तो हम हाइयर स्पीड पे भी उस पे लोड दे सकते हैं, वो ट्विस्ट नहीं होगा। रेल सेक्शन तो खैर दोनों में ही है। स्लाइड चेयर, पहले तो सिंपल कास्ट आयरन यूज किया जाता था जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, अब उसको डिफाइन कर दिया है, उसका एक पैरामीटर बना दिया है T9636। अब हमको हर जगह थिक वेब स्विच से रिप्लेस भी करना है। इसी में आगे आएगा कि थिक वेब स्विच को रिप्लेस करने का प्रोसीजर है, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, बट उससे पहले कुछ मेंटेनेंस, डैमेज हुआ है, ये सारी चीजें जो है, फिर आगे जाके रिकंडीशनिंग, अगर डैमेज हो गया तो रिकंडीशनिंग करनी पड़ेगी। ये टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे, प्लीज आप सब लोग कल आइएगा। मैं टॉपिक को अभी क्लोज करना चाहता हूं, और एनी क्वेश्चंस तो प्लीज क्वेश्चन पूछिए। कुछ फीडबैक देना हो तो फीडबैक भी दीजिए, मुझे फीडबैक देंगे तो अच्छा लगेगा। ओवरऑल कैसा था लेक्चर, एनीबॉडी एनीबॉडी कैन से समथिंग। लेक्चर कैसा था, कभी ऐसा लेक्चर आपने सुना था क्या कभी? लेक्चर तो बहुत अच्छा था, अच्छे लेक्चर बिल्कुल। क्योंकि मैंने पहले बता दिया था ना कि हम जो पढ़ेंगे उसको पूरा समझ लेंगे, ठीक है ना। एक सेंटेंस अगर हम पढ़ रहे हैं उसमें अगर एलिवेशन लिखा है तो हमें पता होना चाहिए एलिवेशन का क्या मतलब। भागेंगे नहीं, भागने से काम नहीं चलेगा, दौड़ने हम यहाँ पे एथलेटिक्स की रेस करने नहीं आए। तो हमने भले ही 6.5 पेज पढ़े, बट हमने बहुत कुछ इसमें सीखा है, और दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। कल भी ऐसे ही क्लास होगी, ठीक है ना। ऑल ऑफ यू प्लीज कम, और इसको मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर किया है मैंने, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को फिर मैं एडिटिंग करूंगा। एडिटिंग में कुछ भी जो पॉसेस हैं, साइलेंट पॉसेस, मतलब बीच में जैसे मान लीजिए मैं रुक गया, कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो वो सब चीजें हट जाएंगी। तो अगर टोटल लेक्चर 3 घंटे का है, तो जो स्क्रीन रिकॉर्डेड लेक्चर है वो 2.5 घंटे का या इस टाइप से बनेगा, ठीक है ना। शुरू के कुछ चीजें हटा देंगे, लास्ट की कुछ चीजें हटा देंगे। और कुछ बोलो भाई, सारे के सारे यहाँ पे डुलवाई ही हो, सब पीवे वाले ही हैं। बढ़िया सर, एक नंबर लेक्चर था सर, बढ़िया।
हाँ कुछ बोलो यार, अच्छा लगता है, मोटिवेशन, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है सब बनाने के लिए। देख यस रहे सर, हो, यस सर। 1200 पेज की एक किताब में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें से सिर्फ 6.5 पेज तुमको पढ़ा पाया हूँ आज। सर थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट था, ये वोल्टेज करंट एम्पियर वाला जो इसका पैरामीटर होता है मोटर का, हाँ एसएनडी की मोटर का, हाँ, वो थोड़ा सा इस पे स्क्रीनशॉट मिल जाए या कहीं से एक फोटो मिल जाए सर उसका। वो तो ऊपर आएगा ना, वो तो पॉइंट एंड, वो ऊपर इसमें पॉइंट एंड क्रॉसिंग में आप नहीं बेसिकली, सर, आपकी बुक में वो मेंशन तो रहेगा, लेकिन अभी हम तो कल कल का लेक्चर और अटेंड करेंगे, तो कल तक तो आएगा नहीं सर वो। नहीं ऐसा है ना कि आपको ये तो मैं पूरी बुक ही भेज दूंगा ना, और आप उसमें टाइटल में या कंट्रोल एफ करके एडोब में आप खुद ही देख सकते हैं। यस और सर, यस। वो दैट वुड बी बेटर एक्चुअली, कि मैं आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट भेजूंगा तो सिर्फ उसमें आपको एक पेज दिखेगा, पूरा बुक में ही आप कुछ भी देख सकते हो, क्योंकि बुक बुक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव है, और कंटेंट वाइज ऑलमोस्ट सारा कंटेंट है इसमें, अब इसमें सिर्फ एडिटिंग वाला पार्ट बचा हुआ है। तो कल सब लोग आएंगे ना, रवि, अभिषेक, अजय, श्याम, सब यस लोग सर, आइए, अटेंड करेंगे। और बाकी लोग को बुलाइए जो नहीं आए थे, आपके आसपास के जो बंदे हैं कि उनको भी बोलिए कि थोड़ा समय निकाल करके जो भी ब्लॉक व्लॉक उस हिसाब से मैनेज करके अटेंड करने का प्रयास करें। यस सर। ठीक है, क्लोज करें फिर, क्लोज करते हैं। यस सर। चलो, ओके ओके, टेक केयर।